हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं एक बार चैट सेक्शन को ऊपर कर लेता हूं, एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं जेई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों। और मैं इस बैच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको और सुधांशु सर के साथ मिलकर पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ये डिटेल हो गया। तो चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल और लेक्चर होगा 1। हमारी जो क्लासेस आएंगी वो आएंगी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और आज वेंसडे को हमारी पहली क्लास है, ठीक है, क्योंकि बैच स्टार्ट डेट वैसा क्लैश हो गया। खैर, ये पहली क्लास है। इसके बाद हम वापस नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तब तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री चलती रहेगी। खैर बच्चों, एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं। देखो, इस कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जेई के पेपर में जो सवाल आएगा आपका, कहीं ना कहीं यहीं से लिंक्ड होगा। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा कि यहीं से सवाल उठ के आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। नॉट पॉसिबल, ये सब बकवास की बातें। सवाल कैसा आएगा वो कहीं ना कहीं आपने नोट्स में पढ़ा है और हमने डिस्कस किया है, और डीपीपी के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ रहेगा। ये मैं आपको दावा करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब चूंकि मेंस की बैच है, तो मेंस की बात करें जनवरी अटेम्प्ट की, बिना एनसीईआरटी किए अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पहुंच जाएंगे, तो वो अगेन मुश्किल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फिजिकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिना एनसीईआरटी के जेई मेंस का जो सफलता है ना, वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कुल मिला के आपको वो चीज पढ़नी है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन बहुत डिटेल और डेप्थ में और लेवल अप करके, क्योंकि जेई में पूछेगा तो अच्छा खासा सवाल। ठीक हो गया? हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चीज डिस्कस होगी जो आपके एग्जाम में आएगा। और मैं अगेन दावा कर देता हूं कि भाई, सवाल इन्हीं डिस्कस टॉपिक्स, इन्हीं डिस्कस लाइन से आएगा। इसलिए गौर से सुनना, हर चीज नोट डाउन करना, नोट्स बनाना, और आपको ये करके बहुत अच्छा फील होने वाला है, ये मैं आपको दावा कर सकता हूं। ठीक है बच्चों? तो हाउ इज द जोश, अंदर से पढ़ने का जोश कैसा है? आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? तो मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि श्योर सिलेक्शन बैच के अंदर क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर। तो पहले टॉपिक्स का नेम लिखेंगे, वो माइंड मैप की तरह काम करेगा आपके लिए आगे। कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैं आपको एक वादा करता हूं कि भाई, आप जीरो या माइनस से भी स्टार्ट करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अपनी टीचिंग में वो सारी चीजें डालूंगा कि आपको कुछ नहीं पता ना केमिस्ट्री में, तो यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। रेडी बच्चों? चलो, एक एक करके क्लास को इंटरैक्टिव रखेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये एकदम ब्लैंक क्लास है। चैट सेक्शन थोड़ा चलता फिरता लगना चाहिए, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, बिना नोट्स के बच्चों याद नहीं रहेगा। और याद नहीं रहेगा तो पढ़ कितना में लीजिए, अगर याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन डे में, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। चलो, तो क्रैश कोर्स जेई 2024 पे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। पढ़ना क्या क्या है तो देखो, सब कुछ पढ़ना है जो आपके नीट एग्जाम में आएगा, एक एक कर, जो आपके जेई एग्जाम में आएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। हम जो पढ़ाने वाले एक एक करके, सबसे पहले हिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल जब बनी थी ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें रिसर्च किया था, उसमें हार्डवर्क किया था। तो हिस्ट्री क्या रही पीरियोडिक टेबल की, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे हिस्ट्री बना है इसका। दूसरा, हिस्ट्री के बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, और तीसरा, उसके बाद जैसे हम ये करेंगे, आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक क्लासिफिकेशन है। इस ब्लॉक क्लासिफिकेशन से बेटा डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, चूज द करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले सवाल बनते हैं। ब्लॉक क्लासिफिकेशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चौथी चीज बेटा, इन सब को करने के बाद हम पहुंच पाएंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। कोई भी एलिमेंट दिया गया है, उसमें उस एलिमेंट का पीरियड क्या है, उस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है, उस एलिमेंट का ग्रुप क्या है।
तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक इन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक हो गया। जैसे आप ये करोगे तो कुछ हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है, चलो अब आ जाओ, तो कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक यानी कि जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। साथ साथ में जैसे आप पढ़ेंगे, इसी से एक और लिंक्ड टॉपिक है एंड शील्डिंग इफेक्ट। इसी से एक और लिंक्ड टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, जिसको कई जगह बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें इसी सब में आ जाएगा आपके पास जो है ना क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी मैं टॉपिक का नाम लिखा रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारा कुछ दिखेगा। आप पूछ रहे हो, अच्छी चीजें पूछना चाहिए, बट वो सारा आ जाएगा। चलो, जैसे आप ये करोगे जेड इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस, इसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास एटॉमिक रेडियस। अब जब मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसमें समझ लेना है कि इसमें सारे तरह के एटॉमिक रेडियस होंगे। ठीक है, जैसे इसमें आयनिक रेडियस भी होगा, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस भी होगा, दुनिया के जितने एटॉमिक रेडियस है सारे यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद सेवेंथ टॉपिक बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे। सेवेंथ टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट आपको एक एक करके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे चलेंगे। अब क्या होगा बच्चों कि जब भी आप रिवीजन करें, तो रिवीजन जब करेंगे ना तो सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंने आधा माइंड मैप आपका बना दिया है, आधा आपको खुद बनाना है। ठीक है, जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे तब तक मार्क्स बढ़ते हुए नहीं दिखेगा आपको। तो मैंने आधा माइंड मैप बनवाया। अब हिस्ट्री में मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं, क्या क्या पढ़ा रहा हूं आपको, तो वो क्लास के बाद आपको यहां ऐड कर लेना है कि हिस्ट्री में सर ने 5 साइंटिस्ट के नाम पे हिस्ट्री पढ़ाई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने कौन से 2-3 सब टॉपिक्स पढ़ाए वो आपको याद करना है। मैंने मेन टॉपिक्स लिखा, सब टॉपिक्स पढ़ाते के साथ आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर 10th टॉपिक आ जाएगा आपके पास नेचर ऑफ ऑक्साइड। 10th टॉपिक जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बोल दो एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये पूरा सिलेबस है आपका, 10 टॉपिक्स इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। आपको पहले पता हो जाए कि हम क्या स्किप नहीं कर सकते। ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके अंदर अभी सब टॉपिक्स वगैरह आएंगे। सिलेक्शन बैंक क्या डीपीपी की तरह मिलेगा, मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्म करवा दूंगा, इसके बारे में मुझे आइडिया अभी फिलहाल नहीं है बच्चों। ठीक है, अब कह रहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसी टॉपिक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। आपने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ सर, एक एक करके हम यहां से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में। रेडी बच्चों, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जब बना था तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था प्राउस्ट। तो प्राउस्ट ने बोला, प्राउस्ट बहुत पुराने समय की बात है, उन्होंने बोला कि दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो हाइड्रोजन से मिलके बना है या तो हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलके बना है। प्राउस्ट ने बड़ी नॉर्मल सी चीज बताई कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो वो हाइड्रोजन से मिलके बना है या तो हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलके बना है। तो व्हाट इज प्राउस्ट हाइपोथेसिस, ऑल एलिमेंट्स जितने भी बने हैं बच्चों, एक एक कर, अच्छा जो भी मैं पढ़ाऊंगा सारा यही याद होना चाहिए। दिस इज द मोटो, क्लास का मोटो क्या है, यही याद होना चाहिए, आगे से कोई केवल प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो प्राउस्ट ने बोला ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बच्चे बने हैं किससे, हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप से। ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप से। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ाता हूं। जैसे मान लो लिथियम की बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम की। अब आप मुझे बताओ जरा, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास जो है वो 7 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास जो है बच्चों वो क्या है, एटॉमिक मास जो है बच्चों वो 7 है। आओ जरा, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7,
कहता है प्राउस्ट कि लिथियम जो है वो या तो हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा या तो उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा। तो या तो हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, 1H1 इज द हाइड्रोजन, या फिर इसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा, या फिर इसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा। आप समझना गौर से मैंने क्या बोला। देखो यहां पे गौर से, सर लिथियम का एटॉमिक वेट पहले समझाता हूं मैं। एक एटॉमिक वेट यहां से आ गया और 3 दूना 6 एटॉमिक वेट यहां से आ गया। 6 + 1 7 एटॉमिक वेट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। सर एक एटॉमिक नंबर यहां से आया और देखोगे यहां पे, तो एक काम करिए, एटॉमिक नंबर सेट नहीं हो रहा है तो आप एक काम करेंगे, इसको मिटाएंगे। हाइड्रोजन का दूसरे आइसोटोप के बारे में सोच के देखो। तो हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, यानी कि अगर मैं ट्रिशियम ले लेता हूं 1H3, तो देखो एटॉमिक नंबर फिर से सेट होता हुआ दिख रहा है। एक एटॉमिक नंबर यहां से, 6 एटॉमिक नंबर यहां से, जोड़ के 7 हो गया। एक एटॉमिक वेट सेट हो गया। एटॉमिक नंबर 1 यहां से और 2 यहां से, यानी कि 3 हो गया। तो कह रहा है प्राउस्ट कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप को मिला जुला के ही बनेगा। दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से मिला जुला के ही बनेगा। अब कैसे समझोगे सर? इस तरह से। अच्छा, आइसोटोप ही नहीं पता है, बहुत बढ़िया, गुड 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 क्वेश्चन। आइसोटोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के सेवरल फॉर्म्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। व्हाट इज आइसोटोप? एक ही एलिमेंट का सेवरल फॉर्म जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। शॉर्ट में लिखेंगे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसी को बच्चे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। बढ़िया जी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ध्यान दीजिएगा सर, हाइड्रोजन की जहां तक बात है तो 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, आप देखोगे एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एलिमेंट एक ही है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं बट सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोशियम। क्या बोलते हैं? नाम अलग अलग बोल देते हैं, प्रोशियम। 1H2 को बेटा बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, बोल दें। और 1H3 को बच्चों हम बोलते हैं ट्रिशियम। चलो, प्रोशियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। इसको बेटा हम जनरली हाइड्रोजन ही बुलाते हैं, तो 1H1 को प्रोशियम हाइड्रोजन ही बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं तो 1H1 और 1H2 जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में से 2 आइसोटोप स्टेबल हैं। आपके जेई का सवाल है। 1H3 जो है वो अनस्टेबल आइसोटोप है। क्यों ऐसा? ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल आइसोटोप क्यों है? तो अनस्टेबल आइसोटोप बच्चों इसलिए है क्योंकि ये वाला आइसोटोप आपका रेडियो एक्टिव है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर में है कि सर कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है? दैट इज 1H3 ट्रिशियम इज द रेडियो एक्टिव। तो देखोगे प्राउस्ट का कहना था कि कोई भी एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज यहां गौर फरमाना यार, एक चीज गौर फरमाओ कि सर अगर मैं हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप को जोड़ूंगा तो हमेशा जो मास नंबर आएगा वो इंटीजर आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और उसके मास का, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप का जो मास नंबर है वो इंटीजर है और इंटीजर को जोड़ने से हमेशा इंटीजर आएगा। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी पाए गए जिसका मास नंबर फ्रैक्शनल था। तो फ्रैक्शनल मास नंबर हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलाकर नहीं बन सकता, तो प्राउस्ट फेल हो गए। इस प्राउस्ट की फेलियर समझना बेटा, बहुत कम किताबों में लिखा है बट हां क्वेश्चन आते हैं। तो आओ, प्राउस्ट कहता है कि प्राउस्ट हाइपोथेसिस फेल्ड। प्राउस्ट का जो हाइपोथेसिस था, ये कोई रूल नहीं था, कोई थ्योरम नहीं था, हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस का मतलब एक जानी मानी बात। ठीक है, जानी मानी बात। प्राउस्ट हाइपोथेसिस फेल्ड। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट एटॉमिक वेट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। According to Proust, atomic weight cannot be fractional. ठीक है, अच्छा एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्राउस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा। प्राउस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप, इसका तो इंटीजर एटॉमिक वेट है, तो अगर इनसे मिलकर बनेगा तो इंटीजर से मिलकर बनेगा।
तो इंटीजर से मिलके फ्रैक्शनल कैसे बन सकता है? इंटीजर से मिलके इंटीजर ही बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बट अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट निकालता हूं तो 35.5 आता है। अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट निकालता हूं तो 35.5 आता है, तो बेटा एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल हो सकता है। तो प्राउस्ट यहां फेल हो गए। प्राउस्ट कहां फेल हो गए? प्राउस्ट यहां फेल हो गए। क्वेश्चन सवाल करते करते आगे बढ़ेंगे। रॉकेट की स्पीड से बेटा लिखना है और रॉकेट की स्पीड से इस सवाल को करना है। ठीक है, रॉकेट की स्पीड से बच्चों इस सवाल को करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट हाइपोथेसिस एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज आएगा। रॉकेट की स्पीड बोला मैंने। प्राउस्ट के हिसाब से हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा कोई भी एलिमेंट। एनी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप। अब इसी से मैं यहां सिखाता हूं, ये जो प्रोशियम है ना 1H1, इसको बेटा सिंबल देते हैं H, हाइड्रोजन का सिंबल देते हैं H। ये जो ड्यूटेरियम है इसका सिंबल है बेटा D, और जो ट्रिशियम है इसका सिंबल है T। तो प्राउस्ट ने कहा हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर बनेगा, तो HDT से ही मिलकर बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपके पास ऑल ऑफ दीज हो गया। रॉकेट की स्पीड से सवाल करना है। जैसे ये करेंगे लेवोजियर क्लासिफिकेशन, प्राउस्ट फेल हो गए क्योंकि प्राउस्ट के हिसाब से कभी भी एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बट इन रियलिटी एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल पाए गए हैं। अच्छा, अब लेवोजियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो लेवोजियर साइंटिस्ट ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में वो या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे कैटेगरी में हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे कैटेगरी में हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो लेवोजियर साइंटिस्ट का कहना था कि ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन कैन बी मेटल, वन कैन बी नॉन मेटल। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू लेवोजियर क्लासिफिकेशन जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट हैं, इनफैक्ट लेवोजियर ने कहा था जितने भी एलिमेंट हैं अपने नेचर में वो दो ही कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो वो मेटल हो सकता है या तो बच्चों वो नॉन मेटल हो सकता है। एलिमेंट दो ही कैटेगरी में हो सकता है, या तो वो मेटल हो सकता है या तो वो नॉन मेटल हो सकता है। एलिमेंट दो ही कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। बढ़िया। अच्छा, तो मेटल किसको बोल देंगे हम? मेटल किसको बोल देंगे? तो वैसे एलिमेंट, एक सेकेंड भाई, वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था उसको मेटल में बोल दिया गया। वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, और वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उसको नॉन मेटल बोल दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। हां, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ऐसा एलिमेंट को इन्होंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल दिया। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नॉन मेटल्स को बेटा इन्होंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेवोजियर साहब ने भी बड़ी अच्छी सी बात करी कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मेटल होगा या तो वो नॉन मेटल होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था तो वो उसको मेटल बोल दिया, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उसको उन्होंने नॉन मेटल बोल दिया। इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे दिया और दूसरा नाम इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे दिया। अभी और यही रही, अभी और सुनिए, ये भी भाई साहब फेल हो गए। तो काम जो है ना बेटा, देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल होते हैं। हम क्या करते हैं, हमसे एक आध सवाल नहीं हुआ तो हम, अरे भाई हमसे तो सवाल ही नहीं हो रहा है, हम तो जेई कैसे क्रैक करेंगे, हमसे कैसे एडवांस होगा, हम कैसे एनआईटी आईटी पहुंचेंगे। भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ा बड़ा काम करके भी फेल हुए, ठीक है। इसके बाद सफलता है। When there is darkness, there is a hope of light। जब बेटा अंधकार होगा तभी तो प्रकाश की उम्मीद जगेगी। तो फेलियर होना जरूरी है क्योंकि अगला स्टेप सक्सेस का है, ठीक है। डाउन होना जरूरी है क्योंकि अगला स्टेप अप का है बेटा। साइन ग्राफ पढ़ते हो आप। चलो, फेल हो गए आप। मेटलवाइड की डिस्कवरी जैसे हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलवाइड, जब तक मेटलवाइड की डिस्कवरी नहीं हुई लेवोजियर क्लासिफिकेशन चल रहा था। बट जैसे ही मेटलवाइड की डिस्कवरी हुई बच्चों, लेवोजियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये मेटलवाइड क्या है, जरा इसके बारे में बताइए कि मेटलवाइड क्या होता है। तो वैसा एलिमेंट जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, उसको मेटलवाइड कहते हैं।
वैसा एलिमेंट जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो, मेटल वाइड है। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं भाई साहब जेई में भी पढ़ाता हूं और मैं नीट में भी जाके पढ़ा देता हूं। जेई में डिटेल पढ़ा देता हूं, नीट में एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं। उसी तरह कुछ ऐसे भी एलिमेंट पाए गए जो मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे थे, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर गए, वो मेटल वाइड हो गए। तो मेटल वाइड की बात करते हैं। मेटल वाइड्स have both elements have both elements have properties of both metal and non-metal. Elements have properties of both metal and non-metal. भाई मेटल की भी प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी थी, इसको बोल दिया गया मेटल वाइड। ठीक है, तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन बच्चों फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल वाइड की डिस्कवरी हो गई, क्योंकि ऐसे एलिमेंट भी नेचर में पाए गए जो मेटल की तरह भी बिहेव करते थे और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते थे, जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करते थे, कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन गेन भी करते थे, कुछ बार वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव करते थे, कुछ बार वो इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेव करते थे। ठीक हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना बोल दो। जैसे हमने लेवोजियर क्लासिफिकेशन की, उसका फेलियर पढ़ा, अब जल्दी से फटाक से रॉकेट स्पीड में सवाल करो। विच कैटेगरी लेवोजियर ने कौन सी क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया था? लेवोजियर की क्लासिफिकेशन कौन सी इस्तेमाल हुई थी? तो क्या वो मेटल और मेटल वाइड में बांटा था? सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, मेटल और नॉन मेटल में बांटा था भाई। आएगा क्या? सिंपल सी क्वेश्चन, वो मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। अब आते हैं, जैसे ही हमने किया है लेवोजियर क्लासिफिकेशन में, डोबेरिनर ट्राइड आ गए भाई। प्राउस्ट आए, फेल हो गए, लेवोजियर आए, फेल हो गए, डोबेरिनर आते हैं। जैसे डोबेरिनर साइंटिस्ट आए, गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। केवल तीन बताऊंगा, वो 3 लाइन बताऊंगा जिससे डोबेरिनर हमेशा हमेशा के लिए आपका होगा, हर सवाल होगा। 3 मतलब वो मत समझे ना, आपका 3 मैजिकल वर्ड आप एक ही समझते हो, वो नहीं है। डोबेरिनर की 3 मैजिकल वर्ड अलग है भाई। कौन सी? तो सर डोबेरिनर की 3 मैजिकल वर्ड और अलग है, कौन सी है सर? तो डोबेरिनर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स। एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने? डिवाइडेड ऑल एलिमेंट्स। भाई क्या किया इन्होंने? डोबेरिनर में डिवाइडेड ऑल एलिमेंट्स इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। भाई सारे एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के सेट में डिवाइड किया। डिवाइडेड ऑल एलिमेंट्स इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहली लाइन हमने बता दी है कि डोबेरिनर ने जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, सारे एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स का सेट बना दिया। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्लास 12th में, क्लास 11th में, क्लास 10th में प्रोजेक्ट होता है, तो क्लास क्या करता है टीचर? क्यों करता? वो 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, वो 3 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, वो 2 लोगों का एक ग्रुप बना देता। वैसे ही डोबेरिनर ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 3 लोगों का ग्रुप बना दिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, यानी कि ट्राइड बना दिया। बट जब वो ग्रुप बना रहा था, डोबेरिनर ने जब वो ग्रुप की डिजाइनिंग कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे, एक बात की ध्यान रखी कि जो तीनों एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड एलिमेंट्स इन सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। भाई सारे एलिमेंट्स को उन्होंने 3 ट्राइड बना दिया। ऑल 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। जो भी, ऐसा नहीं रैंडमली 3 लोगों को ग्रुप बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं कि रैंडम 3 एलिमेंट का ट्राइड बना दिया, वैसे 3 एलिमेंट का ट्राइड बनाया जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी। ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड, कंडीशन ये रखी कि ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड मस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड मस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो भाई सारे 3 एलिमेंट्स ट्राइड का सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, सब जबरदस्त बेटा, सब सिमिलर प्रॉपर्टी है, सबकी एक जैसा प्रॉपर्टी है। मजा आया? तो आ जाओ, जैसे ये हुआ ऑल 3 एलिमेंट ऑफ ट्राइड मस्ट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, बोलो क्लियर। उन्होंने देखा, जब ये ग्रुप बना रहा था, जब ये सिमिलर प्रॉपर्टी का ट्राइड बना दिया, उन्होंने देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट यानी कि मास नंबर, पहले और तीसरे का मास नंबर का यानी कि एटॉमिक वेट का, जब हम एवरेज निकाल रहे थे, पहले और तीसरे का मास नंबर का, एटॉमिक वेट का जब हम एवरेज निकाल रहे थे, तो मिडिल वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा था। ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, द एवरेज ऑफ
द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बेटा पहला और तीसरा एलिमेंट, द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू the average of atomic weight of first and third element is equal to atomic weight of middle element. The average of atomic weight of first and third element is equal to atomic weight of middle element. ठीक है, यही डोबरिनर था जिन्होंने सारी चीजें, ये तीन चीजें बताई थी। अब इसमें मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐड करता हूं इसमें आपके लिए। देखो, पहला लाइन तो चल जाएगा कि भाई तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया उन्होंने, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तीन एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी होता है? हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा मैं कि तीन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी? तो ध्यान दीजिए, अगर एक ग्रुप का एलिमेंट है तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। भाई अगर एक ग्रुप का एलिमेंट है दैट मींस उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ये शॉर्ट ट्रिक में डाल लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोबरिनर के समय ग्रुप और पीरियड नहीं बन पाए, नहीं आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। डोबरिनर के समय ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट शॉर्ट ट्रिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि तीन एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी है? अगर तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं, अगर तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। बोल दो बेटा एक बार। अच्छा, जैसे कि एक सेट इन्होंने ऐसा बनाया, जैसे कि एक ट्राइड इन्होंने ऐसा बनाया लीना के, जैसे ट्राइड इन्होंने ऐसा बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एक ट्राइड इन्होंने, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्राइड बनाया। ठीक है, बनाओ यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ट्राइड बनाओ। तो ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम और ये रहा पोटेशियम। ट्राइड बनाओ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की। जब आप ट्राइड बनाओगे, पता करो कि क्या ये डोबरिनर ट्राइड को फॉलो करता है कि नहीं। पता करना है तो देखो, लिथियम का एटॉमिक वेट पेपर में दिया होगा 7, इसका एटॉमिक वेट पेपर में दिया होगा 23। एटॉमिक वेट याद नहीं करना, पेपर में दिया होता है। अब देखो, तीन कंडीशन है, इसी पे डोबरिनर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले कि तीन तीन एलिमेंट्स का सेट है, जी हां है। तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, जी हां है। कैसे सर? ग्रुप नंबर 1 के हैं सारे, अगर एक ही ग्रुप के होंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, एक ही ग्रुप के हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। बढ़िया। अब देखो, पहले और तीसरे का एवरेज निकालो। तो पहले और तीसरे का एवरेज ऐसे निकलता है। एवरेज कैसे करते हैं? दोनों का जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाता है। ठीक है, कितना हो गया बेटे? 46/2 और यहां पे बेटे आ रहा है 23। तो ये तो गजब हो गया ना कि भाई पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जैसे ही आपने ये किया लीना के, फिर आ जाओ कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बैरियम की बात करते हैं। क्या ये डोबरिनर ट्राइड फॉलो करता है? कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बैरियम, क्या रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड है कि नहीं? याद है आपको, एटॉमिक नंबर दिया होगा, ये 87 है और ये 137 है। ये 87 है और ये 137 है। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग इट। 87 है, 137 है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बता दो, एटॉमिक वेट आपको याद नहीं करना, पेपर में दिया होगा। सर रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है क्योंकि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है। क्या ये तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है? क्या ये तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सही है, तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है क्योंकि सारे ग्रुप 2 के हैं। तो पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालो। तो पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज आ रहा है 177/2, यानी कि 2 8 16 2 8 16 88.5 आ रहा है। अब ये देखो, आप कहोगे कि सर डोबरिनर ट्राइड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। क्यों? पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल वाले के एटॉमिक वेट के ऑलमोस्ट बराबर आना चाहिए। फिर देखो, पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल वाले के लगभग बराबर आना चाहिए। दिस इज योर डोबरिनर ट्राइड। बहुत बड़ा, द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल, या फिर लिखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल। या तो एग्जैक्टली बराबर हो जाए या तो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाए।
जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। और सारे बच्चों का चैट में यस चाहिए अगर समझ में आ गया हो। भाई 3 एलिमेंट्स का सेट है, हाँ है, सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं सेम प्रॉपर्टी है। पहले और तीसरे वाले का एवरेज लेते हैं, बीच वाले के या तो बराबर या तो लगभग बराबर। पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट लेते हैं, एवरेज करते हैं, या तो बराबर या तो लगभग बराबर। तो ये हो गया, सबका यस आ गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग हो गया। अब देखो जरा एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, क्या आप ये कर पाओगे? ध्यान देना, मैं यहां पे लिखता हूं क्लोरीन, यहां पे लिखता हूं ब्रोमीन, यहां पे लिखता हूं आयोडीन। इज दिस आर डोबेरेने ट्राइड और नॉट? अगेन इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है। क्वेश्चन में दिया होगा, एटॉमिक वेट के लिए घबराना नहीं है, 80 और 127। इसका एटॉमिक वेट बेटा 80 होता है और इसका एटॉमिक वेट बेटा 127 होता है। घबराना नहीं है, एटॉमिक वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब आप इसका आंसर आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा। रॉकेट स्पीड से सॉल्यूशन करो, मुझे बताओ जल्दी। स्पीड बढ़ना चाहिए तब जाके नंबर में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। स्पीड बढ़वा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आओ सर, 3 एलिमेंट्स का सेट है, रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड। सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है क्योंकि सारे ग्रुप 17 के हैं, यानी कि ग्रुप नंबर, रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड। रूल नंबर 3 चेक कर लेते हैं। पहले और तीसरे का एवरेज लेते हैं, कितना आएगा आपके सामने? पहले और तीसरे का एवरेज लेते हैं, कैसे आएगा? तो ध्यान दो, 7 5 12, 7 5 12 हाथ में लगाए, 12 3 15 1 16, 162.5 बटा 2। अगर आप देखोगे तो 81.25 आ रहा है। और मैंने बोला था जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बराबर आ जाए, अप्रोक्सीमेटली बराबर भी आए तो डोबेरिनर फॉलो होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बराबर आ जाए, एग्जैक्टली बराबर आना ये जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाए तो मजा आ जाएगा, डोबेरिनर ट्राइड फॉलो होगा। अगर आप ये समझ में आता है, यस लिखो कमेंट में तो आगे बढ़ो, ठीक है, यस लिखो कमेंट में तो आगे बढ़ो। चलो कुछ और सवाल हैं जो आपको मैं कराता हूं, जैसे यहां पे आइए, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, इसको करके देखना है क्या ये डोबेरिनर ट्राइड को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये डोबेरिनर ट्राइड को फॉलो करेगा नहीं करेगा? अभी अभी करना है, होमवर्क नहीं है कुछ। यस बेटे, बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, हर एक कॉन्सेप्ट को जड़ में घुस के उसको एकदम तहस नहस करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी टेंशन ना लो। आओ, यस यस यस, 3 बार आपका क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत सातिर बच्चे हैं क्लास में, मुझे पता लग रहा है। मास्टर से बेटा इधर उधर बात नहीं कर रही है, सीधा जब बोला जाए यस लिखना है तो एक बार यस लिख के चुप हो जाओ, यस 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 ना लिखा करो। सर हाँ, अब देखो आप कहोगे कि सर ये एटॉमिक नंबर बता दो। अरे भाई, एटॉमिक नंबर क्यों बता दें जब ये रूल एटॉमिक वेट पर बेस्ड है? तो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री के क्लास में फिजिक्स ना बता दें आपको? शिवांश चौधरी जी लिख रहे हैं, गुरुजी चरण स्पर्श, बहुत बढ़िया बेटा। चरण स्पर्श के बजाय ये इसका आंसर लिख दीजिए। सर नोट्स कैसे बनाए? एक जो है ना व्हाइट पेज लेना है, खाली पेज, ठीक है बेटा, और उसको एक ब्लू कलर का पेन लेना है, ब्लैक ले लेना है, रेड ले लेना है, ग्रीन ले लेना है, पेन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा वो चलता होना चाहिए। अच्छा, अब स्टार्ट करिए लिखना, जो यहां पे लिखाया जा रहा है बेटा एज इट इज उसको छाप लीजिए अपने नोट्स में। अब जो छापा हुआ नोट्स है इसी को बोलते हैं नोट्स, ठीक हो गया बेटा। एटॉमिक वेट बता दीजिए बेटा, एटॉमिक वेट जब क्वेश्चन में दिया होता है तो काहे स्ट्रेस ले रहे हो जबरदस्ती का। आओ, बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 24 होना चाहिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बेसिकली 8 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा और इसका 40 हो जाएगा। जरा बताइए क्या ये फॉलो करेगा क्या डोबेरिनर ट्राइड को? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड। सर अगर आप देखोगे तो सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि सर ग्रुप नंबर 2 का है। पहले और तीसरे का मैं एवरेज लेता हूं तो 48/2 आता है, 24 हो जाता है। द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, एकदम सही है।
द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, एकदम सही है। चलिए अब मुझे बताइए कि डोबरिनर भी ना फेल हो गया था, डोबरिनर रूल ऑल्सो फेल्ड, ये भी फेल हो गया था, क्यों बताइए जरा। आओ सब लोग देखोगे कि डोबरिनर फेल हो गया था क्योंकि सर कुछ एलिमेंट्स पर तो ये डोबरिनर ट्रायड लग रहा था, सारे एलिमेंट्स का डोबरिनर ट्रायड वो नहीं बना पाए थे। डोबरिनर साइंटिस्ट ने ट्रायड की थ्योरी दी बट हर एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना पाए, कुछ एलिमेंट्स पर तो बना दिया और कुछ एलिमेंट्स पर ट्रायड फेल हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जरा इसके बारे में देखिएगा। तो सर फ्लोरीन 9 दूना 18 एक 19 होता है, इसका 35.5 होता है और इसका ब्रोमीन का अभी देखा था 80 होता है। जरा चेक करो सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है। जरा चेक करो सेम प्रॉपर्टी है। जरा चेक करो इसका रूल, इसका 80/2 यानी कि इसका आएगा 100 हो गया ना, 50 होना चाहिए, 49.5। अब देखोगे सर ये 49.5 है और ये 35.5 है, ना तो एग्जैक्टली इक्वल है ना तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो डोबरिनर ट्रायड वाज ओनली एप्लीकेबल टू फ्यू एलिमेंट्स, डोबरिनर ट्रायड हर एलिमेंट पर लग ही नहीं पाया, कुछ एलिमेंट्स पर नहीं, कुछ एलिमेंट्स में फेल हो गया। तो डोबरिनर्स ट्रायड was only applicable for few elements. Dobereiner's triad was only applicable for few elements. कुछ एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था बेटा। Dobereiner triad was only applicable for few elements. ठीक है, it was only applicable for few elements and it failed for certain elements. ये कुछ एलिमेंट्स के लिए फेल भी हो गया था, it failed for certain elements. और एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिख दिया था। एक और चीज सवाल है, एक और सवाल है आपको कि डोबरिनर ट्रायड क्या, यहां पे तो फेल हो गया, डोबरिनर ट्रायड तो बच्चों यहां पे तो फेल हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए मैं एक और सवाल दे रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन लिख के, यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं छोटू सा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या इसमें डोबरिनर ट्रायड फॉलो करेगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन का 14 और इसका 16। तो जनरली जो बच्चा करेगा हां वो ये करेगा कि सर एक काम करते हैं, पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट निकालते हैं, यानी कि 28/2 यानी कि 14। तो पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट बीच वाले के बराबर आ रहा है और खुशी खुशी हंसता कूदता आ जाएगा कि सर हमने एक सवाल सही कर दिया है और मेरे सामने ही आती मैं धर दिया उसके चमाटे। क्यों भाई, क्यों हमने चमाटे झर दिए उसको? ऐसा है कि तीनों रूल फॉलो करना चाहिए तब जाके डोबरिनर फॉलो करेगा, यहां भी डोबरिनर फॉलो नहीं करेगा। क्यों? आपको क्यों भाई? रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ट्रायड बन गया, रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं है। सर ये सब डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ध्यान दो, ये ग्रुप नंबर 14 का है, ग्रुप नंबर 15 का है, ग्रुप नंबर 16 का है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, सेम प्रॉपर्टी के नहीं है, डोबरिनर ट्रायड फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये चकमा देने के लिए बेटा ऐसा दिया जाता है और इट डज नॉट फॉलो डोबरिनर ट्रायड, डज नॉट फॉलो। भाई ठीक हो गया ना, ये फॉलो नहीं करेगा डोबरिनर ट्रायड को, कहे तीनों रूल फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, बोलो नाइस। जल्दी से यस लिखो फिर मैं अगले स्लाइड पे जंप करूं, अदरवाइज तो यही घसीटता रहूंगा आपको। अभी रुक जाओ, जल्दी से यस लिखो। इट ऑल्सो डज नॉट फॉलो, निशित जी ने बहुत बढ़िया लिख दिया, यस 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 आ गया, बहुत बढ़िया। यस हो गया। जब तक सारे लोग नहीं लिखेंगे ना पढ़ाता रहूंगा, इसी को पढ़ाता रहूंगा, टेंशन ना लो। लिख लिया क्या सब लोगों ने? अब देखो जैसे आप आ जाओगे डोबरिनर ट्रायड के बाद, नेक्स्ट में हम मूव कर जाएंगे डोबरिनर ट्रायड में नेक्स्ट मूव कर जाएंगे कि सर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आओ जरा सर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसे कहते हैं? आ जाओ बच्चों। तो सर एक साइंटिस्ट थे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर हो गए थे। सर एक साइंटिस्ट थे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से इंस्पायर हो गए थे। जैसे अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है? तो सर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है सा रे,
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है सा रे गा मा, सारे गामा पा, फिर आपको पता है धा नी, और फिर आपको पता है सा। मतलब एक बात गौर फरमाइए, एक बार गौर फरमाइए सर, सारे गामा पाधा नीसा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है सर। अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट रिपीट होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट बच्चे रिपीट होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर 8वां नोट बच्चे आपको रिपीट होता है। अच्छा, तो न्यूलैंड को यहां से एक आइडिया मिला, न्यूलैंड यहीं से इंस्पायर थे और यहीं से इनको बेटा आइडिया मिल गया। और आइडिया मिला कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, तो अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक में रखूं, तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच कराएगा। जैसे हर 8वां नोट मैच कर रहा है, उसी तरह अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगा। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट से एटॉमिक प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट से एटॉमिक प्रॉपर्टी को कोरिलेट किया था। न्यूलैंड के बारे में लिखा जाता है, जो न्यूलैंड साहब थे ये पहले साइंटिस्ट थे। किस लिए, क्या काम किया था इन्होंने सबसे पहले? तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोरिलेट किया था, कोरिलेटेड एटॉमिक वेट विथ एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक वेट को एटॉमिक प्रॉपर्टी से कोरिलेट करने वाले पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। एटॉमिक वेट को एटॉमिक प्रॉपर्टी से कोरिलेट करने वाले ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। इन्हीं के आइडिया को कॉपी किया था मेंडलीव ने, और उसी को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया था। चलो, तो पहली बार एटॉमिक वेट नाम का कोई कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो यही थे। एटॉमिक वेट से को प्रॉपर्टी को रिलेट किए थे, वे यही थे। इन्होंने कहा कि इफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में प्लेस किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर एलिमेंट्स को, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic weight, if elements are arranged in increasing order of atomic weight, बहुत बढ़िया हो गया है। अगर elements are arranged in increasing order of atomic weight, then अगर elements को arrange किया गया है in increasing order of atomic weight, if elements are arranged in increasing order of atomic weight, अगर elements को arrange किया गया है increasing order of atomic weight में, then every 8th element, इन्होंने क्या बोला कि दुनिया का हर एलिमेंट जितना प्रेजेंट था, दुनिया का हर एलिमेंट बोलना गलत है वैसे, जितने भी एलिमेंट न्यूलैंड के साथ प्रेजेंट थे, न्यूलैंड के सामने थे उस समय, सारे एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजा दिया, और इन्होंने पाया कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी, एवरी एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। हर एलिमेंट की, हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। और ये कहां से इंस्पायर हुए थे? जस्ट लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट, just like Indian classical music note, just like Indian classical music note, just like Indian classical music note, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट है, उसमें भी 8वां एलिमेंट और पहला नोट, 8वां नोट और पहला नोट मैच कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, पहला कंडीशन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं, तो फिर हर 8वां एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी
मैच करेगा। ठीक हो गया। इन्होंने रखा भी, अब अगर आप ध्यान दो तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन की उस समय प्लेसमेंट नहीं की गई थी, लिथियम से स्टार्ट किया था, लिथियम। फिर आ जाओ बेरिलियम 4, बेरिलियम डिस्कवर था, बोरोन डिस्कवर था, कार्बन डिस्कवर था, नाइट्रोजन डिस्कवर हो गया था, ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया था, फ्लोरीन डिस्कवर हो गया था, नियोन डिस्कवर नहीं था। अच्छा, नियोन गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, सोडियम डिस्कवर था, मैग्नीशियम नहीं, हाँ मैग्नीशियम डिस्कवर था, एल्युमिनियम डिस्कवर था, सिलिकॉन डिस्कवर था, फास्फोरस डिस्कवर था, सल्फर, क्लोरीन, एंड सिमिलरली बेटे यहां पे पोटेशियम डिस्कवर था और कैल्शियम डिस्कवर था। इन्होंने यार बड़ी अच्छी चीज बताई कि देखो, अगर मैं इसको पहला एलिमेंट बोलता हूं, इसको दूसरा एलिमेंट बोलता हूं, तीसरा बोलता हूं, चौथा एलिमेंट बोलता हूं, पांचवा बोलता हूं, छठा बोलता हूं, सातवां बोलता हूं, तो हर आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी मैच करा रहा है पहले वाले से। ध्यान दीजिए, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी मैच करती है। अगर आप इसको पहला बोलते हो तो ये आठवां होगा, इसको पहला एलिमेंट काउंट करते हो तो इसको आठवां, ये आठवां पे आएगा। अगर यहां से 1 2 3 स्टार्ट करते हो तो ये आठवां आएगा। तो कहता है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए तो हर आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी मैच करेगा, जस्ट लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोट। अच्छा, लेकिन ये भी फेल हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हुए हैं। आप फेलियर से घबराया मत करिए, कोशिश करना चाहिए। आज इन्होंने कोशिश की एंड देयरफॉर आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनके जाने के 100 साल बाद, 1000 साल बाद बेटा इनकी पढ़ाई हो रही है। कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वाले का सारा होता है। आ जाओ, तो यहां पे जैसे आओगे, डोबेरिना ट्राइड एटॉमिक वेट पर है रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक वेट को डिस्कवर किया था। अच्छा, आप कह रहे हो कि डोबेरिना ट्राइड में भी तो एटॉमिक वेट आया है, वहां क्यों नहीं हुआ? डोबेरिना ट्राइड में भी तो एटॉमिक वेट आया है, वहां क्यों नहीं हुआ? तो सर, डोबेरिना ट्राइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ऐसा कहां बोला गया है? डोबेरिना ट्राइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट कहीं बोला गया है क्या? नहीं, वहां तो एटॉमिक वेट का एवरेज लेने की बात हुई है, कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर की कोई बात नहीं की है। ठीक है, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से प्रॉपर्टी को मैच कराया। चलो, ये भी फेल हुए। ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, बेटा ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, केवल और केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। इसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और वहां पे ये फेल हो जाता है, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे डी ब्लॉक में 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी मैच होती है, 8 एलिमेंट्स के बाद नहीं। डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल के आने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं, तो 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी मैच करती है, 8 के बाद नहीं। ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है ना, इसको लिखा जाता है कि लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इनर्ट गैस आया, जैसे इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, ये धराशायी हो गया। मतलब इसको लोगों ने बाहर फेंक दिया कि भाई ये कैसा रूल है, ये खुद ही गलत कर रहा है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, जैसे ही बेटा इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, जैसे ही बच्चों इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, ओहो ये फेल हो गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोल दो बेटा, तो दिस इज द फेलियर वाली चीजें। ओहो हो हो, बहुत 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 बधाई आपको, आपने न्यूलैंड भी पढ़ के खत्म कर दिया। ठीक हो गया। पीयूष झा कह रहे कि सर सेम डाउट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभिराज सिंह समझ में आ गया? बोल दीजिए भैया, एकदम कोनो दिक्कत तो नहीं है। फेलियर टू प्लीज एक्सप्लेन। बेटा इनर्ट गैस इनके समय पे डिस्कवर नहीं हुआ था, तो अगर मान लो इनर्ट गैस डिस्कवर हो गया तो यहां नियोन आएगा, इनर्ट गैस डिस्कवर हो गया तो आर्गन आएगा। अब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस आया। अब इनर्ट गैस आने के बाद देखो 8वां एलिमेंट इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आने के बाद 8वां एलिमेंट इनर्ट गैस हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी मैच करेगा? नहीं, तो न्यूलैंड फेल हो गए। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दूर दूर तक प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस के बाद ये रूल पे सवाल आ गया, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट तो प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रहा, फेल। निश्चित बेटा, एकदम बढ़िया से समझ आया। अगर यस 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 कमेंट में आता है तो मैं समझ पाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना इसी को दोबारा पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। इसी को दोबारा पढ़ा दूंगा बेटा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा बेटा।
देविक समझ में आ रहा है, देवराज डी वाले बहुत है बेटा यहां पे, अपूर्वा, आदित्य, कृष्ण, श्याम, पीयूष, बहुत बढ़िया यार, प्रियांशु ग्रेट यार, मोहम्मद अंबर बहुत बढ़िया, जय पाटिल, अभिराज सिंह बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत सारे नाम है। ये जो जो समझ में आया वो पढ़ दिया मैंने। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने पढ़ दिया और ये भाई साहब फेल भी हो गए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमने पढ़ लिया और भाई साहब ये फेल भी हो गए थे। जल्दी से देखिएगा, which of the following was a major drawback of Newland law of octaves? Which of the following was major drawback of Newland law of octaves? Newland law of octaves में पहला देखो, only lighter elements यानी कि कैल्शियम तक वैलिड था, सही है, ड्रॉबैक है। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड लॉ को एकदम मार गिराया, डेथ ब्लो हो गया, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या भाई, मैं सारे के सारे दोनों ही ड्रॉबैक थे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ते हुए बच्चों। अगला सवाल लॉदरमेयर। अब जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी फेल हुआ, उसके बाद फिर से एक बार कोशिश की गई, तो पीरियोडिक टेबल बनाने में कितनी ज्यादा कोशिश हुई है, अब ध्यान से देखिएगा। अब एक लॉदरमेयर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने तो और अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं बताऊंगा, ये भी फेल हुए हैं, टेंशन ना लीजिए, ये भी फेल हुए, बट इन्होंने और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया है पीरियोडिक टेबल का। इन्होंने और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का, तो ध्यान दीजिए। लॉदरमेयर ने क्या किया था, लॉदरमेयर ने एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर सीधा लिखो, लॉदरमेयर ने ही प्लॉटेड अ कर्व। लॉदरमेयर ने क्या किया है, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में बेटा उन्होंने एक कर्व बनाया, ही प्लॉटेड अ कर्व। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। अच्छा, डिलीट करिए। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट्स, एक सेकेंड, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, अब एटॉमिक वॉल्यूम को इन्होंने वाई एक्सिस पर रखा, एटॉमिक वॉल्यूम को बेटा इन्होंने वाई एक्सिस पर रखा, और एटॉमिक वेट को बेटा इन्होंने एक्स एक्सिस पर रखा। एटॉमिक वॉल्यूम को बेटा वाई एक्सिस पर रखा और एटॉमिक वेट को बेटा एक्स एक्सिस पर रखा। अच्छा, और इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, बड़े अच्छे से ग्राफ प्लॉट किया। क्योंकि ग्राफ प्लॉट हुआ तो जो ग्राफ निकल के आया वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो बच्चों कुछ इस तरीके का इन्होंने जबरदस्त ग्राफ आया। अब मैथ्स में बता सकते हो व्हाट इज द ग्राफ, किस फंक्शन का ग्राफ है? मैथ्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आप बता सकते हैं किस फंक्शन का ग्राफ है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे ऐसे मतलब डोंट जज मी, बट मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उसमें बताया गया था कि दिस इज साइन कर्व। केमिस्ट्री से थोड़ा सा मैथ्स में आता है, दिस इज अ साइन कर्व, राइट? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस साइन कर्व है। अगर यही ग्राफ ऐसे चले तो कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है मॉड साइन एक्स का ग्राफ तो दोनों ऊपर हो जाता है। मॉड साइन एक्स आई थिंक ऊपर हो जाता है क्योंकि मॉड इज पॉजिटिव वैल्यू। साइन मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है। साइन एक्स थोड़ी है बेटा, बेटा साइन तो ये है, साइन एक्स तो ये है। मॉड साइन एक्स बेटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मॉड साइन एक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट? बट साइन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इट माइट बी रॉन्ग। मैं आज एमएसएम सर से इसको क्लियर करूंगा, मेरे दिमाग में अचानक से आया तो मैं आज एमएसएम सर से जाके क्लियर भी करूंगा। चलो, साइन मॉड एक्स किसी ने लिखा भी है, नाइस यार, सही में ऐसा मैं क्लियर कर लूंगा। आप लोग को भी मैं बता दूंगा सर को कि सर ये वाला क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेना, ठीक है? चलो, मुझे अचानक से पढ़ाते पढ़ाते आए तो मैंने कहा कि चलो आपसे बात कर लेता हूं, आ जाओ। तो ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट। अच्छा, तो अब सब लोग सरप्राइज हो गए कि भाई एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने निकाला कैसे होगा। सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला होगा? यार जब भी कोई भी एटम आता है ना तो उसकी एटॉमिक डेंसिटी पता होती है। अब हम सबको पता बेटा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या मैं वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी निकाल सकता हूं? यस। तो एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी,
हमें डेंसिटी पता होती है, तो एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक डेंसिटी से एटॉमिक वॉल्यूम निकाला पहले उन्होंने सबका, और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट की ग्राफ प्लॉट किया। तो जो कंक्लूजन आया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन क्या आया बेटा? कंक्लूजन क्या आया कि ये जो ग्राफ का पीक है, कंक्लूजन क्या आया कि ये जो ग्राफ का पीक है, इन पे ग्राफ के पीक पर, ग्राफ का पीक यानी कि ग्राफ के फॉर्म में बोलूं तो इसको क्रेस्ट बोला जाता है। ग्राफ का पीक पर बेटा अल्कली मेटल्स मिले थे। ग्राफ के पीक पर बेटे अल्कली मेटल्स मिले थे। अच्छा, एक बात यहां पे बड़ी शानदार सी चीज पता लगी, ये प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया इन्होंने, प्रॉपर डेटा वेटा रख के इन्होंने ग्राफ बनाया। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सेम एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन ग्राफ। वैसे एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी, उन सब का पोजीशन ग्राफ में एक ही आया। मतलब अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी सेम थी, उन सब का पोजीशन टॉप पे आया। जैसे मैं यहां बात करूं तो इफ दिस इज लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, और अगला जो पीक आएगा उस पे सीजियम। ठीक हो गया? चलो, तो इनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। कहां लिखूं? एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। अब इससे क्या पता चला? तो देखो, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो बस यही काम कर रहे थे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट कैसे कराया जाए। न्यूलैंड ने भी ऐसे ही रूल दिया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट कराओ। सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट कराने वाली चीजें इन्होंने भी बताई कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सेम पोजीशन इन ग्राफ थे, यानी कि सारे अल्कली मेटल की पोजीशन, सारे अल्कली मेटल का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, तो सारे अल्कली मेटल टॉप पीक पोजीशन पे पाएगा। अच्छा जी, उसी तरह जो डिसेंडिंग पोर्शन था, अब आप पीक पे जा चुके हो, सबसे टॉप पे जा चुके हो, तो ग्राफ का डिसेंडिंग पोर्शन देखो। तो डिसेंडिंग का मतलब उतरते हुए। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं डिसेंडिंग पोर्शन। तो क्या ये डिसेंडिंग पोर्शन है? ग्राफ के पीक पे हो, नीचे उतरो, दैट इज डिसेंडिंग पोर्शन। ग्राफ के पीक पे हो, नीचे उतरोगे, दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन। पीक पे हो, नीचे उतरोगे, दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन। पीक पे हो, नीचे उतरोगे, दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन। तो ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है वहां पे मिलेगा आपके पास ग्रुप 2। ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोर्शन है वहां पे मिलेगा आपके पास ग्रुप 2, और ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्राफ का जो डिसेंडिंग पोजीशन है वहां पे मिलेगा बेटा आपके पास ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा सर, ग्राफ का डिसेंडिंग पोजीशन ठीक है, अब ग्राफ के असेंडिंग पोजीशन पे चलो। अब ग्राफ की बच्चों असेंडिंग पोजीशन पे चलो, तो ग्राफ असेंड कर रहा है, जहां पे चढ़ रहा है। ग्राफ का चढ़ता हुआ पोर्शन, ये जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूं दैट इज चढ़ता हुआ पोर्शन, और जो ग्राफ का असेंडिंग पोर्शन था बच्चों वहां पे मिला है हैलोजन। ठीक है, और ये बात प्रूव हुई है असेंडिंग पोर्शन कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, सिमिलर पोजीशन, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई किए थे ग्राफ में, लॉदरमेयर में। तो देखो डिसेंडिंग में, जैसे यहां पे अगर मैं बात कर लूं बेरिलियम है, तो यहां मैग्नीशियम है, यहां कैल्शियम है, यहां स्ट्रोंशियम है, और अगले वाले में बैरियम आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं, यहां आपके पास फ्लोरीन है, यहां तो बेटा क्लोरीन आ जाएगा, यहां ब्रोमीन आ जाएगा, और अगले वाले में बेटा असेंडिंग में आयोडीन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज मिला जिसको हम बेटा ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ यानी कि बॉटम पार्ट। ट्रफ यानी कि बॉटम पार्ट। ठीक है, ट्रफ यानी कि बॉटम पार्ट। आ जाओ, अब बॉटम पार्ट में, ट्रफ यानी कि बॉटम पार्ट में, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। ट्रफ यानी कि बॉटम पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7। ट्रफ यानी कि बॉटम 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, जो ग्राफ का बॉटम पार्ट था, दैट बॉटम पार्ट में आपको मिले थे ट्रांजिशन मेटल्स। जो बॉटम पार्ट था बच्चों, बॉटम पार्ट में आपको मिले थे ट्रांजिशन मेटल्स। ग्राफ का जो बॉटम पार्ट था, बॉटम पार्ट में मिले थे ट्रांजिशन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स।
जो बॉटम पार्ट था वहां पे ट्रांजिशन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स मिले थे। ठीक है, ग्राफ का जो बॉटम पार्ट था, अगर आपको समझ में आया, पूरा पूरा दिमाग में भर गया है ट्रांजिशन मेटल एंड सेमीकंडक्टर तक, तो फिर आप लिखेंगे, तभी मैं आगे फेलियर बताऊंगा। यस 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 लिखना पड़ेगा बेटा, कमेंट सेक्शन में यस 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 लिखना पड़ेगा बेटा। लॉदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम वाई पे रखा, एक्स पे रखा, और उन्हें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। सबसे ऊपर ग्रुप 1 मिला, नीचे उतरते हुए ग्रुप 2 मिला, चढ़ते हुए ग्रुप 17 मिला, और बाकी के ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक वाले, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक वाले, सेमीकंडक्टर भी डी ब्लॉक वाले और कुछ पी ब्लॉक वाले, वो सारे वहां मिले। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पूछेगा पीक पे क्या मिला था, पूछेगा असेंडिंग पोर्शन पे कौन सा मिला था, पूछेगा डिसेंडिंग पे कौन सा मिला था, पूछेगा ट्रांजिशन कहां मिला था, तो ये सारी चीजें। ठीक हो गया। अब ये इतने बड़े साइंटिस्ट भी फेल हुए, इतने बड़े साइंटिस्ट भी फेल हुए, ध्यान दीजिएगा। लॉदरमेयर ने, ये आपको गलत पता है कि लॉदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया, ये आपको गलत पता है। उन्होंने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था, ऐसा नहीं कि केवल एक ग्राफ बनाया था। उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया, सिमिलरली उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया, सिमिलरली उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया। एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है, केवल एनसीईआरटी में लिखा है, और किताबों में नहीं लिखा है, टीचर के नोट्स में नहीं मिलेगा। तो ये आपको गलत पता है कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट केवल ऐसा एक ही ग्राफ बना था, दैट इज रॉन्ग। उन्होंने बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट बनाया था। तो ये इसलिए भी फेल हुए कि हर प्रॉपर्टी के लिए एक नया ग्राफ बना दे रहे थे यार। इनको लोग बोले पीरियोडिक टेबल, ये फिर से ग्राफ पकड़ा दिया, हर प्रॉपर्टी के लिए एक नया ग्राफ बना दिया। तो ये इनका फेलियर पॉइंट था कि एक कोई ग्राफ से काम नहीं चला रहे थे। तो देयर वाज फेलियर, क्या हुआ, देयर वाज डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर वाज डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर वाज डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई साहब, डिफरेंट ग्राफ फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा कि सर हर ग्राफ के, हर प्रॉपर्टी के लिए एक डिफरेंट ग्राफ बना दिया इन्होंने, जो गलती हो गया। दूसरा, भाई कोई भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन नाम की चीज है। अब इन्होंने बोला कि असेंडिंग पोर्शन पे हैलोजन है, अब बेटा ये भी तो असेंडिंग पोर्शन है, ये भी असेंडिंग पोर्शन है, ये भी कहां असेंडिंग पोर्शन में किधर है हैलोजन, पता ही नहीं है। असेंडिंग पोर्शन में कहां है, नहीं पता है। असेंडिंग पोर्शन में कहां एलिमेंट है, नहीं पता है। इन्होंने बोल दिया पीक पे है। अब पीक पे एग्जैक्टली यहां है कि यहां है कि यहां है कि यहां है, तो यार इट वाज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑन द ग्राफ। भाई क्या हुआ, इट वाज एग्जैक्टली इम्पॉसिबल था कि एग्जैक्ट पोजीशन इन द ग्राफ याद किया जाए। ठीक है ना। तो दूसरा फेलियर ये था कि इम्पॉसिबल टू रिमेंबर, इट वाज इम्पॉसिबल टू remember the position of all elements in graph. It was impossible to remember position of all elements in graph. ठीक है, ग्राफ के हर एलिमेंट का पोजीशन कैसे याद रखा जाए। अब मैंने बोल दिया असेंडिंग पोर्शन पे ब्रोमीन है, अब असेंडिंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, कहां असेंडिंग में, कहां नहीं पता है। उसी तरह इन्होंने पीक पे, तो पीक पे लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में कि टॉप पे, कहां नहीं पता था। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ग्राफ। ठीक हो गया। और इस तरह से लॉदरमेयर भी बेचारे फेल हो गए। लोगों ने बोला यार तुम्हारी बहुत बकवास थ्योरी है, तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम यहां रखोगे, पता ही नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो लॉदरमेयर भी बेचारे फेल हो गए, लॉदरमेयर भी हत्था हार के लॉदरमेयर फेल। अब अगर आप यस 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 लिखते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं मेंडलीफ पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला, जो बोलिए वो। ट्रिक दो सर आपके पास है, हमें पता है ओमकार जी, हमें पता है, आपको पता है कि हमारे पास ट्रिक है, लेकिन बच्चों इन सब में ट्रिक, जहां जरूरत है वहीं पे, ठीक है ना, जहां जरूरत है वहीं पे। चलिए, ओमकार कह रहे कि सर हमें पता है आपके पास ट्रिक है, आप दे नहीं रहे हो। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, जहां जरूरत आएगा वहां देंगे, बाकी आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो। अभी जैसे ही लॉदरमेयर भाई साहब फेल हुए, वैसे ही आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
पहले मैं आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। मेंडलीव ने कुछ इस तरीके का घटिया सा पीरियोडिक टेबल बनाया था जो फेल हो गया था। मेंडलीव ने कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया था जो फेल हो गया था। ठीक है, अब इसी पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया था मेंडलीव ने, यही समझना है। आइए लिखिए टाइटल में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिखिए टाइटल में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इससे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। चलो जल्दी करो। राम राम भाई सारिया ने, क्या बात है। बेटा क्लियर हो रहा है या ऑल क्लियर हो रहा है? पता लगे सर गुरुजी आपने पढ़ाया और ऑल क्लियर हो गया था, ऐसा बेटा ऊपर से तो नहीं जाना। 8 ग्रुप और 12 सीरीज गलत है विनय बेटा, गलत है। क्लियर है कि ऑल क्लियर है? बेटा क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आ जाते सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने मेंडलीव साहब ने अपना एक पीरियोडिक लॉ बनाया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या बनाया है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। आइए मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक, पहले अंग्रेजी का स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है पूरा फिजिकल केमिकल दोनों होता है, प्रॉपर्टी सीधा नहीं, सीधा लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने न्यूलैंड वाली थ्योरी अपनाई। न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट को बेस माना, लॉदरमेयर ने भी एटॉमिक वेट को बेस माना, मेंडलीव ने भी उसी को कैरी ऑन किया। इन्होंने कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं किया। इन्होंने बोला मेंडलीव ने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट होगी। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अच्छा ठीक है, ये मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक ऐसी चीज जो रिपीट होती हो। आप तो पढ़ते हो मैथ्स में पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। जो sin x का कर्व है बेटा ये पीरियोडिक फंक्शन है, पढ़ा है ना आपने तो। हाँ बेटा ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है ना, ये 3 पाई होता है। तो जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू पाई पे है, वही वैल्यू 2 पाई पे है, वही वैल्यू 3 पाई पे। मतलब पाई पीरियड पे रिपीट हो रहा है। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक ऐसी चीज जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो, राइट? एक ऐसा चीज, एक ऐसा फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट हो। तो वही कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट करेगा आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट करेगा, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यहां पे लिखेंगे व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट इटसेल्फ। Properties of element repeats itself after a certain interval. Property of element repeats itself after a certain interval. Property of element repeats itself after a certain interval. ठीक है ना? After a certain interval. If elements are arranged in increasing order of atomic weight. If elements are arranged in increasing order of atomic weight. If elements are arranged in increasing order of atomic weight, this is your Mendeleev's periodic law.
मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। इन्होंने बेटे ओरिजिनली इसके पास कितने ग्रुप थे, कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे? तो ओरिजिनली बेटा इसके पास 8 ग्रुप थे और ओरिजिनली इसके पास बेटे 7 पीरियड थे। ठीक है, 7 पीरियड थे। बट लेटर ऑन, ध्यान दीजिएगा, बट लेटर ऑन 0 ग्रुप वॉज एडेड। लेटर ऑन 0 ग्रुप वॉज एडेड। लेटर ऑन बाद में बेटा 0 ग्रुप ऐड किया गया था रामसे साइंटिस्ट के द्वारा। लेटर ऑन 0 ग्रुप वॉज एडेड बाय रामसे साइंटिस्ट। अच्छा, इस 0 ग्रुप में रखा क्या गया था? तो इस 0 ग्रुप में बेटा उन्होंने इनर्ट गैस को रख दिया था। इस 0 ग्रुप में उन्होंने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया था। अब मैं इसी चीज को मैं थोड़ा दिखाता हूं इसके उसमें, देखो ध्यान से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास क्या थे? 8 ग्रुप्स थे, बट 0 ग्रुप वाज एडेड तो 9 ग्रुप्स हो गए थे। ये वाला ग्रुप जो है बाद में ऐड किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। तो ओरिजिनली जो है मेंडलीफ में 8 ग्रुप थे, बट 0 ग्रुप वाज एडेड बाय रामसे साइंटिस्ट और उसने ये रखा था। अच्छा, दूसरा चीज, ये जितने भी ग्रुप थे ना, 0, फिर इसको रोमन में लिखता था ये, तो ग्रुप को जो है ना इसने रोमन में लिखा हुआ है 1 2 फिर 3, फिर रोमन में बेटा 4 ग्रुप, फिर रोमन में बेटे 5 ग्रुप, फिर रोमन में बेटे 6 ग्रुप, फिर रोमन में बेटे 7 ग्रुप, फिर रोमन में बेटे 8 ग्रुप। तो रोमन में बेटा आपके पास 8 ग्रुप आ गए। बहुत बढ़िया। 0 ग्रुप में तो बेटा इन्होंने क्या रख दिया था? इनर्ट गैस को रख दिया था। 0 ग्रुप में सारे के सारे इनर्ट गैस को रख दिया था। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन सारे डिस्कवर हो गए थे। जो ग्रुप नंबर 1 से 7 था, जो ग्रुप नंबर 1 से 7 था, उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर 1 से 7 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 1A और 1B। सिमिलरली 2 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, 2A और 2B। ठीक है, 3 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, 3A और 3B। 3 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, 3A और 3B। 4 को भी बेटा इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, दैट मींस 4A और 4B। 4 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, 4A और 4B। 5 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, 5A और 5B। 6 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, 6A और 6B। 7 को भी इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, दैट मींस 7A एंड 7B। दैट मींस 7A एंड 7B। 8 को हमने, अब ध्यान दीजिएगा, 8 में 1 से लेकर के 7 तक 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। 8 में बच्चों इन्होंने क्या किया था? एक स्पेशल चीज किया। ग्रुप नंबर 8 में सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रखे। सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रखे थे, यानी कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स नहीं, सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स रखा था। ठीक है ना? ग्रुप नंबर 9 में ग्रुप नंबर 8 में सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स रखा। कौन कौन से? तो सेट ऑफ 9 एलिमेंट्स रखा गया था। कौन कौन से? याद करो, फेकोनी, ये वाले तीनों रख दिए। फिर रूठा उसामा, कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित। तो ये सब सर इन्होंने रख दिया था। ये 9 एलिमेंट्स इन्होंने ग्रुप नंबर 8 में रख दिया था। ध्यान दो, 0 से स्टार्ट हुआ था, 8 तक गया था। 1 से लेकर के 7 तक 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था। 0 वाले में तो इन्होंने इनर्ट गैस रख दिया। 8 वाले में 3-3 एलिमेंट्स करके टोटल 9 एलिमेंट्स रख दिया था। ठीक हो गया? ध्यान से देखना, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कैसे बना था, क्या क्या किया था, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओरिजिनली 8 ग्रुप रखा था, 7 पीरियड रखा था। 8 ग्रुप में लेटर ऑन एक और ग्रुप ऐड कर दिया था, 0 ग्रुप, जिसमें इनर्ट। अच्छा, बाद में क्यों ऐड किया? क्योंकि डिस्कवरी बाद में हुई इसकी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवरी हुई, इसलिए अलग से जोड़ दिया उसमें। ग्रुप नंबर 1 से 7 को इन्होंने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B। ग्रुप नंबर 8 में टोटल 9 एलिमेंट्स रखा और वो सारे 9 एलिमेंट्स रख दिए इन्होंने। अब आओ जरा, इसको मैं थोड़ा सा झलक दिखलाजा करता हूं आपके साथ। अब एक झलक दिखलाता हूं आपको। अगर आप फील कर पा रहे हैं, तो यही वो 0 ग्रुप है जिसमें इनर्ट गैस रखा हुआ है सारे के सारे। ठीक हो गया? तो 0 ग्रुप आपके चमक गया होगा, इसको हटा दो। अब आओ 1 में। 1 में आप देख पा रहे हो 1A और 1B। कैसे? सर ये वाले 1A के एलिमेंट्स हैं और ये वाले बेटे 1B के एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है?
चलो सर 2 में भी 2A 2B, तो ये 2A के एलिमेंट्स हैं और इधर बेटा आपके पास 2B के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3 में भी 3A 3B, ये 3A के एलिमेंट्स हैं और ये बेटा 3B के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली 7 तक इसने A और B चलाया है और यहां पे ग्रुप नंबर 8 में ये 9 एलिमेंट्स इसने रख दिया। ग्रुप नंबर 8 में ये 9 एलिमेंट्स उसने रख दिया था। बस दिखा रहा हूं, इसको याद नहीं करना, जस्ट आई एम शोइंग कि ये कैसे कैसे बनाया था। दिख रहा है, चमक रहा है। जस्ट आई एम शोइंग यू कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेटा इस तरह से उसने बनाया था। अब ग्रुप नंबर 1 में क्या रखा गया, ग्रुप नंबर 1A में क्या रखा गया, सॉरी जो सब ग्रुप A था उसमें क्या रखा गया। इसमें जो बेटा 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप के अंदर ग्रुप यानी कि सब ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप यानी कि सब ग्रुप। तो बेटा जो A सब ग्रुप था उसमें क्या रखा गया, इसने सब ग्रुप A में क्या रखा और सिमिलरली सब ग्रुप B में क्या रखा। सब ग्रुप A में इन्होंने S और P ब्लॉक एलिमेंट्स रखे थे। अब ध्यान दीजिए, सब ग्रुप A में S और P ब्लॉक एलिमेंट्स रखे थे, जिसको हम बोलते हैं मेन एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सब ग्रुप A में मेन एलिमेंट को रखा गया था। व्हाट इज मेन एलिमेंट, S और P ब्लॉक वाले। सब ग्रुप A में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसका दूसरा नाम मेन एलिमेंट को ही दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। तो सब ग्रुप B में बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रखा गया, यानी कि बेटा उसमें भी S और P ब्लॉक को रखा गया। सब ग्रुप A में नॉर्मल एलिमेंट को रखा गया। नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो मेन एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सब कुछ एक ही है, यानी कि सब ग्रुप A में बेसिकली S प्लस P ब्लॉक रखा गया था। और सब ग्रुप B में किसको रखा गया, तो सब ग्रुप B के अंदर बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया। सब ग्रुप B के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया। सब ग्रुप B में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया था, यानी कि बेसिकली D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स रखे गए थे। सब ग्रुप B में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए थे, यानी कि D ब्लॉक वाले रखे गए थे। बोलो ठीक, समझ में आया? पहली बार शिवांश जी को समझ में आया, एकदम बढ़िया, मजे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंडलीफ ने ये थॉट प्रोसेस रख के अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। इन्होंने टोटल 9 ग्रुप रखा था, ओरिजिनली 8 और बाद में एक जोड़ दिया गया। साथ में टोटल आपके पास कितने हो गए, 18। अब ध्यान देना, मैं कुछ काउंटिंग करा रहा हूं बेटा, काउंटिंग करा रहा हूं, मजा आएगा अभी आपको। काउंट करना मेरे साथ। ये कितना है, एक ग्रुप है। इसमें कितने, 2 ग्रुप है। फिर इसमें कितने, 2 ग्रुप है। इसी तरह से 1 से लेकर के 7 तक 2 ग्रुप है। टोटल कितने हो गए, 14 ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर के 7 तक टोटल कितने ग्रुप हैं, 14 ग्रुप। देखो 15, 16, 17 ग्रुप, 3 ग्रुप तो यहां भी बनता है। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, बहुत बढ़िया। और 0 ग्रुप यानी कि 18 ग्रुप। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, समझे। 1 से लेकर के 7 तक 7 दूना 14, 14 ग्रुप यहां से आ गए। 14 और 3 ग्रुप यहां से दिख रहा है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 17 और 1 ग्रुप 0 ग्रुप यानी कि 18 ग्रुप। Therefore modern periodic table is 18 group. Now clap for yourself. आपको बहुत शानदार चीज समझ में आ चुकी है। क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत मजेदार चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो सब ग्रुप ए में इन्होंने रखा है S प्लस P ब्लॉक, सब ग्रुप बी में रखा है इन्होंने उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि D ब्लॉक। बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है तो बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है तो। अच्छा जी, अब यार यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज, कुछ मेरिट्स है इसकी, कुछ मेरिट्स है। इससे पहले रिलेशन विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ा देता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिलेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिलेशन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 1 से 7, ग्रुप नंबर 1 से लेकर के बेटा ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 1 से बेटे ग्रुप नंबर 7 तक टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, तो ग्रुप नंबर 1 से 7 हर ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो टोटल बेटे आपके पास 14 ग्रुप हो गए। ग्रुप नंबर 1 से 7 बेटा टोटल आपके पास 14 ग्रुप हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, ग्रुप नंबर 8 में वापस बेटे आपके पास 3 ग्रुप हो गए। ग्रुप नंबर 8 में बच्चों वापस आपके पास 3 ग्रुप हो गए, तो कितने हो गए, 14 और 3 17। बेटा 0 ग्रुप को भी तो एक ग्रुप मानोगे और 0 ग्रुप को भी एक ग्रुप मानोगे, तो देयरफॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे 18 ग्रुप्स हैं। देयरफॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। इन सब को जोड़ दिया जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास 18 ग्रुप्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी हैव 18 ग्रुप्स, बिल्कुल सही। अब एक और चीज मैं यहां पे समझाना चाहता हूं।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैसे होता है, तो ग्रुप नंबर 1, फिर होता है ग्रुप नंबर 2, उसके बाद ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, फिर आपके पास आता है 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ध्यान से ये मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप्स लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, एस और पी ब्लॉक को उसने ए ग्रुप में रखा था, 1A, दिस इज 2A, 1A 2A, और फिर देखो 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक है। तो ग्रुप नंबर 13 में आ जाओ, ये क्या है, पी ब्लॉक। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर ग्रुप 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप 3 से 12 क्या होता है बेटे, डी ब्लॉक। क्या ग्रुप 3 से 12 डी ब्लॉक हो सकता है बच्चों, बिल्कुल सही सर। क्या बच्चों 13 से 18 में अगर आपको बता दूं तो क्या ये पी ब्लॉक होते हैं, बिल्कुल सही सर, अमेजिंग, ये होता है। तो मैंने बोला जो ए सब ग्रुप था, ए सब ग्रुप, उसको उन्होंने क्या रखा था बेटा, एस और पी ब्लॉक, उसमें तो 3A, फिर आ जाएगा बेटा यहां पे 4A, दिस इज 3A, दिस इज 4A, दिस इज 5A, ग्रुप नंबर 16 इज 6A, ग्रुप नंबर 17 इज 7A, और ग्रुप नंबर 18 इज ग्रुप, ये 0 है बेटा, ये 0 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 यानी कि नॉट गैस 0 ग्रुप है। अब आ जाओ, तो 1A 2A से लेकर के 7A तक तो रख दिया, 1A 2A से लेकर के 7A तक रख दिया। अब आओ, अब आप कहोगे 1B और 2B क्या था, तो बेटे 1B ये वाला एलिमेंट था, और 2B ग्रुप नंबर 12 था, 1B और 2B यहां थे। ध्यान दीजिएगा, ये वाले ग्रुप 11 को 1A में रखा था, और 1B में, ग्रुप 11 को 1A 1B कर दिया था, ग्रुप 12 को 2B रख दिया था, ठीक है। आइए, ग्रुप नंबर 3 को बेटा अगेन बेटा वो 3B रख दिया था, क्योंकि डी ब्लॉक वाले कहां रख दिया था उसने, बी में। तो ग्रुप नंबर, दिस इज 4B, दिस इज सिंपली 5B, 4B के बाद दिस इज 5B, दिस इज सिंपली 6B, दिस इज बेसिकली 7B, और बाकी के ये जो 3 हैं ग्रुप 8, 9, 10, उसको उन्होंने ग्रुप 8 में रखा था। तो ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का रिलेशन हुआ। ग्रुप नंबर 11 में बेटा कॉपर, एजी और एयू होता है, ग्रुप नंबर 11 में सीयू, एजी, एयू। ग्रुप नंबर 11 में सीयू, एजी और एयू होता है। ग्रुप नंबर 12 में बेटे जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। ग्रुप नंबर 11 में सीयू, एजी, एयू होता है, 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। अब आप ध्यान दो बेटे, ग्रुप 1A में कौन है, अल्कली मेटल, 1B में कौन है, सीयू, एजी, एयू। ग्रुप 1A में कौन है, अल्कली मेटल, 1B में कौन है, सीयू, एजी, एयू। यहां पे आइए सब लोग बेटे, गौर से देखना, सब लोग आंखें इधर, बेटा आंखें इधर। 1A में किसको रखा था, तो बेटा याद करो अल्कली मेटल से, हलीना की रब से फरियाद। 1B में अगर आप देख पा रहे हो तो सीयू, एजी, एयू चमक रहा होगा, ये रखा था मेंडलीफ ने। उसी तरह 2A में उसने ग्रुप 2 रख दिया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और 1B यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, 1B यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी रखा था उसने। याद आ रहा है, याद आ रहा है। 3A यानी कि पी ब्लॉक वाले थे, तो देखो बाल गंगाधर इन तिलक। 3B यानी कि सर आपके पास ग्रुप 3 वाले, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को सजाया था, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया था, ठीक है ना। बट हमें क्या है, हमें तो यार हमने तो आसान कर दिया उसको, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि खास बात है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को इतनी अच्छाइयां क्यों मिलती है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये रिलेशन विद, इसके कुछ मेरिट्स हैं, वो मेरिट्स जानते हैं। देखो, प्राउस्ट आए फेल हो गए, कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाए। लेवोजियर आए फेल हो गए, पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाए। न्यूलैंड आए फेल हो गए, पीरियोडिक टेबल नहीं बना पाए। लॉदरमेयर आए फेल हो गए, पीरियोडिक टेबल नहीं। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म दिया था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द टेबुलर फॉर्म टू एनी पीरियोडिक टेबल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं अब एक अबाउट 2 आवर फॉर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, टेकिंग क्रैश कोर्स फॉर जे। ओके, तो बच्चों ओम जी, अब मैं आपको बता दूं, यहां पे पूरा डिटेल में कराएंगे। डोंट टेक इट एज अ क्रैश कोर्स, टेक इट एज अ सिलेक्शन कोर्स।
दिन रात एक करके आपको पढ़ाते रहेंगे, दिन रात एक करके प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जबरदस्त दोनों चीज कराएंगे। ठीक है, ये ऐसा मत मानिए कि उड़ा के पढ़ा देंगे, वरना मैं पीपीटी पे लिख के ले आता और अभी तक मैं आधा चैप्टर निपटा चुका होता आपको। हां, पैसे लिए हैं, बहुत कम लिए हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा आपको पढ़ा देंगे कि सिलेक्शन इसी में से सवाल आ जाएगा। ठीक है, स्पीड मेंटेन करिए, टाइम कम है नहीं, टाइम बहुत है। हां, आपके दिमाग में वो चल रहा है, टिकर चल रहा है एग्जाम में। ठीक है, इतना इतना पर्सनल होकर पढ़ाएंगे ना, आपको लगेगा कि होम ट्यूशन चल रहा है। ठीक है, इतना पर्सनल होकर चलाओगे, होम ट्यूशन की तरह एकदम मजेदार। आप बस पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, गर्दा मचा देंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। चलो आ जाओ, अब आओ बच्चों, यहां पे जैसे आपने देखा सर इसकी कुछ मेरिट्स भी तो है मेंडलीव की। अब मेंडलीव की कुछ मेरिट है, आइए तो सर सबसे पहला मेंडलीव की मेरिट है कि सिमिलर एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, भाई सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स वे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। एलिमेंट्स विथ पहली बार ऐसा हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। पहली बार ऐसा हुआ पीरियोडिक टेबल में कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सेम था वो एक ग्रुप में रखे गए। पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सेम था उनको सेम ग्रुप में रखा गया। दिस इज मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी वे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कहानी समझ में आई। दूसरा, भाई ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी कि बच्चों उन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया जो डिस्कवरी नहीं हुआ था। He predicted about some elements which were not discovered at that time. मतलब 4 ऐसे एलिमेंट के बारे में बता गए जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। जैसे उनकी एटॉमिक वेट बता दिया, उनका एटॉमिक वॉल्यूम बता दिया, उनकी एटॉमिक डेंसिटी बता दी, और उस समय डिस्कवर भी नहीं हुआ था। नाम छोड़ के उस एलिमेंट के बारे में सब डिटेल बता गए थे। और सरप्राइजिंगली जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो सोचो जो जो वो बता के गए थे वैसे ही हुआ। जैसे कि मान लो मैं बता दूं कि आगे जाके आप आईआईटी बॉम्बे में पढ़ोगे। अब जब आईआईटी बॉम्बे में आप पढ़ रहे होगे तो लगेगा यार वीटी सर गजब आदमी थे यार, सारी सच्चाई उन्होंने बता दी पहले ही। हाँ यार, क्लियर है, समझ में आया। अब जैसे देखो यार, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं यार इस लड़की से आपकी शादी होगी, है ना, 2-3 बच्चे होंगे और जबरदस्त लाइफ होगी। अब जब आपकी शादी होगी तो आप बोलोगे यार वीटी सर गजब आदमी थे, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी पहले। सिमिलरली इन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में बता दी जो डिस्कवर ही नहीं था, और जब डिस्कवर हुआ तो लोग सरप्राइज हो गए, भाई साहब एग्जैक्टली सेम निकला जो उन्होंने बोला। तो ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट्स, ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट व्हिच वे आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट्स व्हिच वे आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। He predicted about some elements which were not discovered at that time. चलो भाई, जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं था, he predicted about some elements which were not discovered at that time. अच्छा, जैसे कि अब देखो, जैसे कि बेटा गैलियम के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी। गैलियम was not discovered at that time. ठीक है, 4 एलिमेंट्स के बारे में बता दिए थे। तो हाँ, अब देखो स्कैंडियम के बारे में भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। स्कैंडियम के बारे में भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जर्मेनियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। टेक्नीशियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है ना, जर्मेनियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, टेक्नीशियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन इन सब के बारे में प्रिडिक्शन कर दिया। इनकी एटॉमिक वेट बता दी, इनकी एटॉमिक वॉल्यूम बता दी, एटॉमिक डेंसिटी वगैरह बता दी। तो ये डिस्कवर्ड नहीं थे, तो इसकी जगह इन्होंने बोला था एका एल्युमिनियम। उन्होंने बोला एल्युमिनियम के एक नीचे, एका एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम के एक नीचे गैलियम डिस्कवर होगा। फिर देख लो, फिर बोला उन्होंने एका बोरोन, बोरोन के एक नीचे मतलब बोरोन के आगे पीछे, बोरोन के पीछे स्कैंडियम डिस्कवर होगा।
उन्होंने डिस्कवर नहीं हुआ था ये, तो इन्होंने एका सिलिकॉन, बेटा सिलिकॉन के नीचे एक डिस्कवर होगा, ठीक है। उसके बाद एका मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे एक डिस्कवर होगा, मैंगनीज के नीचे एक डिस्कवर होगा, दैट इज टेक्नीशियम, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसे याद करेंगे इसको, इसका तो आपको पता ही है, एल्का, बोरोन, फिर सिलिकॉन एंड देन मैंगनीज। याद करने का तरीका, अब याद करने का तरीका, बेटा एक क्लास में लड़की है जिसका नाम है अलका, और एक क्लास में लड़की है जिसका नाम है बेटा गायत्री, है ना, हो सकता है। अलका और गायत्री आगे जाके बेटा इन्होंने बीएससी किया, आगे जाके इन्होंने बीएससी का कोर्स किया। लेकिन क्लास की जो दूसरी लड़कियां हैं सीता और गीता, क्लास की जो दूसरी लड़कियां हैं सीता और गीता, आगे जाके इन्होंने एमटेक का कोर्स किया है, आगे जाके इन्होंने एमटेक का कोर्स किया। यानी कि अलका मतलब एल्युमिनियम, गायत्री मतलब गैलियम। बीएससी का मतलब बी और एससी, बीएससी का मतलब यहां से ध्यान दीजिएगा बी और एससी बीएससी। सीता गीता का मतलब सीता गीता, ठीक है भाई। और एमटेक का मतलब सर एम और टेक यानी कि टीसी, टेक्नीशियन। एकदम सही हो गया। जैसे ही इन्होंने ये बोला, उसके बाद एक और इन्होंने बहुत अच्छी चीज की, एक और इन्होंने बहुत शानदार चीज कर दी कि वैसे एलिमेंट्स के बारे में एटॉमिक वेट करेक्ट कर दिया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट करेक्ट कर दिया। इस मेंडलीव से पहले एटॉमिक वेट लोग गलती मान के चल रहे थे। ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। तीसरा जो मेरिट है कि ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स की ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो वो ऐसे यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम, यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम। कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, यानी कि यूरेनियम की एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, बेरिलियम के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, इंडियम के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, गोल्ड, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम। तो बेईमान इंसान के पास बहुत सारा गोल्ड प्लैटिनम है, कहीं कहीं से बेईमानी करके रखा हुआ है, तो यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम, इनकी एटॉमिक वेट करेक्ट कर दी। इतने अच्छे साइंटिस्ट थे ये, इतने अच्छे साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे ये हुआ कुछ डिमेरिट्स की बात आई, ठीक है। अब जैसे ये हुआ कुछ डिमेरिट्स की बात आ गई, आइए कुछ डिमेरिट्स आए। मेंडलीफ भी फेल हुए, मेंडलीफ फेल हुए तभी तो मॉडर्न आया था, मेंडलीफ फेल हुए तभी तो बेटे मॉडर्न आया था। तो जैसे ही मेंडलीफ फेल हुए बच्चों आ जाओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया था। कुछ डिमेरिट की बात करते हैं। मेंडलीफ क्यों फेल हुए? तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ फेल होने का 2-3 रीजन रहे। उन्होंने एक ही ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को रख दिए। ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन सेम ग्रुप, जबकि कैसा होना चाहिए? एक ग्रुप में एक ही तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ही प्लेस्ड डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। जैसे याद करो कि यार ग्रुप नंबर 1 की बात करो, ग्रुप नंबर 1 में तो इन्होंने जो 1A किया था और इन्होंने बेटा 1B किया था। तो 1A में तो उन्होंने ग्रुप नंबर 1 रखा, लेकिन 1B में उन्होंने याद करो ग्रुप नंबर 11 रख दिया था। तो ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन सेम ग्रुप, जो कि गलत था। सेम कंडीशन बेटा मैं ग्रुप 2 के लिए बोलता हूं, सेम कंडीशन में ग्रुप 2 के लिए बोलता हूं। ग्रुप 2 में बेटे आपके पास 2A होने वाला है और फिर आपके पास 2B होने वाला है, ठीक है। 2A में तो इन्होंने बेटा ग्रुप 2 रख दिया और 2B में बेटा इन्होंने ग्रुप 12 रख दिया, 2B में इन्होंने ग्रुप 12 रख दिया। He placed elements with different property in same group. Point number 1 में he placed elements with different property. He placed elements with different property. He placed elements with different property in same group. बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया और बेचारे ये फेल हो गए, क्यों? क्योंकि एक एस ब्लॉक का एक डी ब्लॉक का डिफरेंट प्रॉपर्टी, एक एस ब्लॉक का डी ब्लॉक का डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन सेम ग्रुप, साथ में बेटा। अब इनका कहना है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन की पोजीशन बताई नहीं
कि ग्रुप 1A में रखेगा कि ग्रुप हैलोजन वाले के साथ रखेगा। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फिक्स नहीं है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है बच्चों, इट वाज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज बिल्कुल भी फिक्स नहीं था, वाज नॉट फिक्स्ड। तीसरी बात, भाई मेंडलीफ ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखेंगे। मेंडलीफ ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखेंगे। अब ध्यान देना, मेंडलीफ ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखेंगे, तो आइसोटोप के लिए भी तो जगह देना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान दो 1H1 के बाद 1H2 रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखना पड़ेगा, फिर 1H3 रखना पड़ेगा। तो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखेंगे तो आइसोटोप का भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होता है, तो आइसोटोप के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं था। तीसरा डिमेरिट था कि नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। तीसरा डिमेरिट यही था कि सर देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। क्यों? आइसोटोप भी तो क्या है भाई, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। भाई अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1H1 आएगा, फिर 1H2 आना चाहिए, फिर 1H3 आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में आना चाहिए, बट आइसोटोप के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दिया। चौथा, अगर आइसोटोप के लिए इन्होंने सेपरेट पोजीशन नहीं दिया है तो नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आइसोटोप के लिए देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। चौथा कहानी ये आया कि सर इन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, यानी कि पहले छोटा वेट रखेंगे, फिर बड़ा वेट रखेंगे, फिर और बड़ा वेट रखेंगे, फिर और बड़ा वेट रखेंगे, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। बट इन्होंने अपनी थ्योरी को ही रॉन्ग प्रूव कर दिया। इन्होंने क्या किया, आमिर खान, इन्होंने क्या किया, ये देखो एलिमेंट्स विथ इन्होंने क्या किया, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको पहले रख दिया, इसका एटॉमिक नंबर कम है, उसको बाद में रख दिया। इन्होंने अपने ही लॉ को वायलेट कर दिया। ही वायलेटेड हिज ओन लॉ, ही वायलेटेड हिज ओन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बेटा जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो लॉ बनाया था, ही वायलेटेड हिज ओन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने अपने ही लॉ को वायलेट कर दिया आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आर्गन का एटॉमिक वेट कम होना चाहिए, फिर ज्यादा आना चाहिए। बट इन्होंने, मैं एग्जैक्ट आपको नंबर दे देता हूं कि इन्होंने क्या रखा था, हाँ 39.9 होता है और दिस का 39 है। ठीक है, अब इसके बाद कोबाल्ट और निकल के साथ भी यही किया इन्होंने। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है, इसको बाद में होना चाहिए, बट इसको पहले लग दिया। तो कोबाल्ट और निकल में 58.9 और 58.6 है, 58.9 और ये 58.6 है। ठीक है, फिर बेटा आपके पास टेलुरियम और आयोडीन के साथ भी इन्होंने यही किया। 127.5 है और ये 127 है, 127.5 है, 127 है। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गलतियां कर दी। ही वायलेटेड हिज ओन लॉ। अच्छा, इन्होंने वायलेट क्यों किया? रूल तो इन्होंने बनाया था। ही वायलेटेड हिज ओन लॉ क्यों किया? टू मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स को मैच कराने के चक्कर में इन्होंने अपने ही रूल को वायलेट करना पड़ा। ही वायलेटेड हिज ओन लॉ टू मैच द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका, तो इसके याद करने का तरीका है आमिर के का मतलब हो जाएगा बेटा आपके पास खान, आमिर खान कोई नहीं, आमिर खान कोई नहीं, एनआई का मतलब कोई नहीं, आमिर खान कोई नहीं तेरी इच्छा, आमिर खान कोई नहीं तेरी इच्छा, दिस इज योर आमिर खान कोई नहीं तेरी इच्छा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लोगे। एटॉमिक वेट आपको याद नहीं रखना है, मैंने बस जस्ट इंस्टेंस के लिए रखा है, बट हाँ आपको ये एलिमेंट्स का नाम याद रखना चाहिए। अब ये सारी डिमेरिट आ गई बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, ये सारा डिमेरिट आ गया। जैसे ही मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में डिमेरिट आया, सब उठ के भाग गए कि नहीं 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 नहीं, ये फेल हो गया, ये गलत है, ये गलत है। तो फिर चले गए सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर सब चले गए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आइए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आंसर क्या है? आंसर क्या है? रॉकेट की स्पीड से आंसर बताइएगा। क्या सी ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, रॉकेट की स्पीड से देखेंगे, सबका आंसर सी आना चाहिए कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक वेट पे।
रॉकेट की स्पीड से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द बेसिक थीम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, पीरियोडिक टेबल का बेसिक थीम क्या है? टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन ग्रुप, टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन पीरियड एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, मेंडलीफ ने ऐसा क्या काम किया था? पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था पीरियड और ग्रुप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। जैसे ये हुआ, नेक्स्ट हम जाएंगे बेटा यहां पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एका बोरोन प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ। कौन था यार? एका बोरोन, बीएससी था, तो रॉकेट स्पीड से बेटा बी ऑप्शन स्कैंडियम आएगा। बीएससी रॉकेट स्पीड से बेटा बी ऑप्शन आएगा। एका बोरोन कौन सा था? तो बेटा दैट वाज स्कैंडियम। चलो अगले क्वेश्चन के पास मूव करते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ, मेंडलीफ के समय कितने एलिमेंट्स नोन थे? मेंडलीफ के समय बेटा 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ। मेंडलीफ के समय पे 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। याद रख लीजिए, मेंडलीफ के समय पे कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। डिमेरिट कौन है मेंडलीफ का? तो देखो, आइसोटोप के लिए डिस्कवर नहीं था, सेम प्रॉपर्टी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, हेवियर एलिमेंट वेर प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट। सारे के सारे बेटा डिमेरिट हैं मेंडलीफ के, ऑल, सारे के सारे 1 2 3 ऑल आर द डिमेरिट ऑफ मेंडलीफ। नेक्स्ट, ये आपके पास अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बारी है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बना था। देखिए, मैंने यही चीज आपको थोड़ी देर पहले बनाई है कि ये 1A है, ये 2A है, फिर 3A, 1A 2A, हमने कुछ गलत लिखा क्या? 3A 4A 5A 6A 8, हाँ, यस 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 यस, वहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव डन अ मिस्टेक, वी हैव टू रेक्टिफाई इट, ये वाला, यस, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। आइए 1A 2A यहां पे आइए, 1B 2B ठीक है, 8 ठीक है, अगेन दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आइए, तो जैसे आप करोगे, बस A और B कंफ्यूजन है, तो 1A 2A, देन इट इज 3A, देन इट इज 4A, देन इट इज 5A, देन इट इज 6A, ठीक है, अच्छे टाइम पे मिल गया, 7A, ठीक है, 7A, फिर दिस इज 3B, दिस इज 4B, दिस इज 5B, दिस इज 6B एंड दिस इज 7B। ठीक है, चलो, व्हाट इज सेस्क्यू ऑक्साइड? बेटा वो ऑक्साइड वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, वो ऑक्साइड वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, लास्ट लेक्चर होता है ऑक्साइड। अब देखो ये 1A 2A 3A 4A 5A, यार ये गलत है ना? बट ये एनसीईआरटी का स्निप है, कैसे गलत हो सकता है? ये एनसीईआरटी का स्निप है ना? आपका सही था, एग्जैक्टली, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। बट ये एनसीईआरटी का स्निप है, एनसीईआरटी में गलत है ना? पक्का, डैम श्योर? मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है, एनसीईआरटी गलत है, मैंने सही लिखा है, एब्सोल्युटली, आप मेरा वाला सही है, एनसीईआरटी गलत है। ठीक है, बस देख लो, टीचर की महानता देख रहे हो तो, एनसीईआरटी गलत है। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी गलत है। चलो नेक्स्ट, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये इसको 2 3 4 नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। इसी को मोस्ले पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, इसी को मोस्लेस पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है बच्चों, एकदम सही, इसी को मोस्लेस पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। सेम एक बार प्रीवियस ईयर में आया, इसी को बेटे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, इसी को बच्चों बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अच्छा, अब एक एक करके पढ़ते हैं व्हाई इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को एक ही में 2 ग्रुप रख के कॉन्साइज कर दिया गया था। मेंडलीफ को 1 से 7 में एक ही में 2 ग्रुप रख के कॉन्साइज कर दिया गया था, बट मेंडलीफ को और खोल के इसको लॉन्ग बना दिया गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को और खोल के इलाबोरेट करके लॉन्ग कर दिया गया था, एक्चुअल रीजन यही है।
ठीक है, जेडी ली आप अगर आप पढ़ते हैं तो जेडी ली वगैरह में बहुत अच्छे रीजंस दिए होते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। खैर, इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, क्योंकि मेंडलीफ कॉन्साइज था उसको खोल दिया गया, बड़ा हो गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गया। व्हाई इट इज नोन एज मोस्ले पीरियोडिक टेबल? क्योंकि हेनरी मोस्ले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाई इट इज नोन एज बोर्स पीरियोडिक टेबल? क्योंकि नील्स बोर साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में बताया था। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स का नाम नील्स बोर ने दिया था, इसलिए बेटा बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, मोस्ले पीरियोडिक टेबल में, तो मोस्ले पीरियोडिक टेबल की बड़ी अच्छी सी बात है। एक मोस्ले पीरियोडिक टेबल को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लंबा सा ट्यूब लिया, इन्होंने एक लंबा सा ग्लास ट्यूब लिया है बच्चों, ध्यान से इधर से कर देता हूं। इन्होंने एक लंबा सा बच्चों ग्लास ट्यूब लिया है, एकदम ठीक है, लंबा सा इन्होंने ग्लास ट्यूब लिया है। ला 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 ला, एक लंबा सा इन्होंने क्या लिया है, ग्लास ट्यूब। 1 2 3 4 एक लंबा सा बच्चों ग्लास ट्यूब, एक सेकंड, एक लंबा सा ग्लास ट्यूब लिया और इस ग्लास ट्यूब के एक ओपनिंग से, एक ग्लास ट्यूब के एक ओपनिंग से इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले पीरियोडिक टेबल, बोर्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया और इस ग्लास ट्यूब में बच्चों इन्होंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में यहां पे इन्होंने एक एलिमेंट्स के टुकड़े रखने चालू किए। मतलब पहले इन्होंने कैल्शियम रखा, फिर इन्होंने मैग्नीशियम रखा, फिर इन्होंने कार्बन रखा, बहुत सारे एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल सब रख के ट्राई किया था उन्होंने। बाद में उन्होंने केवल मेटल्स रख के ट्राई करना चालू किया। अब मोस्ले पीरियोडिक टेबल में क्या है, यहां पे इन्होंने एक एंड पे इन्होंने एलिमेंट्स को रख के ट्राई, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे हेनरी मोस्ले ने उस एलिमेंट्स को यहां रखना ट्राई किया और एक छोर से इन्होंने क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराई। एक छोर से इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराई है। अच्छा, इस ट्यूब में, ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में एक एंड से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स भेजा गया। ये क्या है, व्हाट आर दीज? दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्रॉम वन साइड या ओपन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स वाज बॉम्बार्डमेंट। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराए तो एक एक्सरे यहां से एमिट हुआ। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स यहां टकरा रहे हैं तो बेटा यहां से एक्सरे एमिट हो रहा है, लेकिन जो एक्सरे एमिट हो रहा था ना, वही मेन गेम है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक एलिमेंट रखा तो कुछ और फ्रीक्वेंसी का एक्सरे निकल रहा है, दूसरा एलिमेंट रखा कुछ और फ्रीक्वेंसी का एक्सरे निकल रहा है, तीसरा फ्रीक्वेंसी रखा कुछ और एक्सरे का फ्रीक्वेंसी, चौथा एलिमेंट पे कुछ और फ्रीक्वेंसी निकल रही है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक्सरे एमिट हो रही थी। ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास ट्यूब लिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट की, एलिमेंट से टकराया और एक्सरे प्रोड्यूस किया, लेकिन हर एलिमेंट के लिए एक्सरे का फ्रीक्वेंसी अलग था। अब यहां से हेनरी मोस्ले ने क्या किया, वो पैटर्न समझना चालू किया। तो पैटर्न क्या समझ में आया, जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एलिमेंट की एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे, जैसे जैसे एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा रहे, वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी में भी हल्का बहुत इंक्रीमेंट आ रहा था। डायरेक्ट इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट आ रहा था मैं बताऊंगा, बट इंक्रीमेंट आ रहा था। तो हेनरी मोस्ले की एक्सपेरिमेंट समझिए। हेनरी मोस्ले की एक्सपेरिमेंट में क्या था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वाज bombarded. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वाज bombarded. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वाज bombarded. अच्छा जी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया गया ऑन डिफरेंट एलिमेंट। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वाज bombarded on different element. High speed electron was bombarded on different element. भाई डिफरेंट एलिमेंट पे, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या पाया कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो
वैसे वैसे एलिमेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे एलिमेंट की आप क्या कर रहे हो बेटा, जैसे जैसे एलिमेंट की एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है ना? एज नंबर ऑफ प्रोटोन इन एलिमेंट इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ प्रोटोन इन एलिमेंट इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटोन एलिमेंट में बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटोन एलिमेंट में बढ़ेगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑल्सो इंक्रीजेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे चेंज हो रहा था, और किस हिसाब से चेंज हो रहा था वो देखो, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, जल्दी से एक बार कमेंट बताइए, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप खोलोगे तो रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए इंटू जेड माइनस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। अच्छा, अब यहां से जेई दो सवाल पूछ सकता है, यहां से जेई दो सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि सर सब कुछ जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। यहां से एक बात पता चली है कि यार नंबर ऑफ प्रोटॉन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। एक बात यहां से पता चल गई है कि यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखिए। हेनरी मोसले के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेसिकली एटॉमिक नंबर से सब कुछ चेंज हो रहा है, एटॉमिक वेट नहीं। अभी तक जो भी साइंटिस्ट कर रहे थे एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट, अब देखो अभी इन्होंने लेके आ गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बेटे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज बेसिकली कंक्लूजन ऑफ मेंडलीव्स हेनरी मोसले पीरियोडिक टेबल। कंक्लूजन कि एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानोगे। अब यहां पे जैसा कि मैं बता रहा था दो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आ जाओ कि अगर मैं एक सेकेंड, ला 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 ला, पहला क्वेश्चन ला ला ला, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड क्या कर रहा हूं, ला 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 ला। देखो पहला क्वेश्चन क्या करना है बेटा, आपको बस फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा क्वेश्चन रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा है रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है। जल्दी से करिए। पहला जो है वो फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है, और दूसरा रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ ड्रॉ करना है। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो यार रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। रूट फ्रीक्वेंसी और जेड का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये होगा। बोल दो, बोल दो। अच्छा सर इसमें बताइएगा रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड में, रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड में जो होगा y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये बेटा कुछ इस तरीके से आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। बोलो जल्दी से। एकदम सही हो गया। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे आप एक चीज लास्ट लिखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर हम कल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो कल हम ब्लॉक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कैरेक्टरिस्टिक और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक ही में कर लेते हैं। आइए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यार मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज सेम कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हेनरी मोसले ने यहां पे पहली बार बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी कि
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की अगर मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट रखूं, एटॉमिक नंबर किसको बोला गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। एटॉमिक नंबर किसको बोला गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अच्छा भाई, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखो भाई, कितने ग्रुप थे? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटे 17 ग्रुप है। कितने पीरियड हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियड है 7। ठीक है। कितने ब्लॉक हैं? तो आइए सर, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, SPDF। ठीक हो गया। एस ब्लॉक, एस किसको बोलते हैं? यानी कि एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो एस ब्लॉक बोला गया है सर आपके पास ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक किसको बोला गया है? तो ग्रुप 13 से 18। ठीक है, बस ये लास्ट लिख लीजिए, बाकी कल करेंगे। डी ब्लॉक किसको बोला गया है? दैट मींस ग्रुप 3 से 12। और एफ ब्लॉक, सारे के सारे एफ ब्लॉक जो है वो भी ग्रुप 3 में ही लाई करता है। वो हम पूरा डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक क्लासिफिकेशन, SPDF, फिर ब्लॉक क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन डेफिनेशंस। मतलब अभी आपके पास इतना ही लंबा लेक्चर लगेगा, तब जाके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे पहुंचेंगे। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद देन इट इज वेरी वेरी इजी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद फिर आपके पास एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एटॉमिक और आयनाइजेशन एक दिन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी एक दिन, ऑक्साइड का लेक्चर उसी में नेगेटिविटी के दिन ही। मतलब कि हार्डली 3 लेक्चर और में पीरियोडिक टेबल आपका फिनिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हर डिटेल के साथ, विथ ईच एंड एवरी डिटेल वी विल डू दिस। एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करिए। 2 महीने आपकी जिंदगी डिसाइड करेगी। These 2 months will decide your career, decide everything. लड़के खास करके, जेई में बहुत लड़के होते हैं, लड़के खास करके बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपका जेई नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं स्टेटस लाइफ की। ऐसा नहीं है कि और कैरियर ऑप्शन नहीं है, बहुत है, बहुत है। आप जेई के अलावा 1000 चीजें और कर सकते हो, लेकिन जेई कर लोगे ना तो जिंदगी की हर चीजें आपको मिलेगी। आप आपके हिसाब से चलेगी जिंदगी की चीजें। ठीक है, चलो ग्रुप 18, ग्रुप 13 से 18 यहां आ गया ना, ग्रुप 13 से 18। ठीक है बच्चों, 18 ग्रुप। अच्छा यहां पे 17 क्यों लिखा मैंने भाई? 17 किस खुशी में लिख दिया भाई? 18। चलो ठीक है बच्चों, अब आपके बाद एक सिलेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन क्वेश्चन बैंक, यानी कि सिलेक्शन बैंक मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है इसके बेसिस पे। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक की क्लास होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। एक सवाल है, कर लोगे क्या? 1992 का ये सवाल है, जरा करोगे क्या? कौन सा है? द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, एटॉमिक नंबर सही है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर देन मेटालिक एलिमेंट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आज नहीं हुआ, कल होगा। ये ब्लॉक क्लासिफिकेशन का सवाल है, तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोस्ले अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहां मिल रहा था? द स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाज स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड में। ठीक है, अब ये बताइए जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लिव हैप्पी, बी हैप्पी। और वो कहा जाता है ना कि हर चीज जो आप सोच सकते हो वो संभव है। हर चीज जो आप सोच पा रहे हो ना, IIT NIT, वो संभव है। तबियत से वो पत्थर उछालो यारो, वो आसमान में भी सुराख हो सकता है, तबियत से पत्थर तो उछालो यारो। हमेशा यही बोलूंगा मैं कि एक बार जोर लगा के देखो तो सही, एक बार थोड़ा हार्डवर्क करके देखो तो सही, उतनी प्रैक्टिस करके देखो तो सही, उस आसमान में भी सुराख कर दोगे। आप में अंदर वो काबिलियत है। मैं बार बार बोलता हूं ना, रॉकेट की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो जल रहा है कि किसी भी तरह मुझे करके IIT फोड़ना है, NIT फोड़ना है और मुझे पहुंचना है वहां पे। खैर, उस आग को जिंदा रखिए, रात में प्रैक्टिस करिए भरपूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेटा जैसे ये क्लास एंड होती है, एक रेटिंग बॉक्स खुलेगा। संकल्प की भारत की जो टीम है उसको एक्साइटमेंट कब मिलेगी, उसको मोटिवेशन कब मिलेगा काम करने का, तो वो रेटिंग बॉक्स आप भर दोगे। ठीक है, एंड लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन है, आपका हर तरह का कमेंट स्वागत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।